पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनका साहित्य के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय विख्यात सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार एवं लेखक आदरणीय श्री प्रबोध सौरभ जी की। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी समय से इंतज़ार था आपसे मुलाकात हो इस चीज़ का। जी, और सर हमें भी मतलब काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था आपका, क्योंकि आपने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। मैं काफ़ी टाइम से आपको फ़ॉलो कर रही हूँ। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत सर बहुत सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी कभी ऐसे पल आए होंगे जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? जी बिल्कुल। निश्चित रूप से सबके जीवन में ही आते हैं ऐसे पल और जी, कई बार ऐसा होता है कि इतना अंधेरा हो जाता है कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और आते हैं ज़िंदगी में ऐसे पल। अ, ख़ासकर हालाँकि सबकी ज़िंदगी में आते हैं, किसी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि बिना परेशानियों के या बिना उस अंधेरे के कोई जीवन पार हो जाए। लेकिन ख़ास करके अगर आप अपनी कुछ पारंपरिक चीज़ों को छोड़कर और सपनों का पीछा करने के लिए जाएँ, तो ऐसे पल ज़्यादा आते हैं। तो जी, कई जी। बार अब भी आते हैं, कई बार अब भी आते हैं ऐसे पल, ऐसे समय आता है जब अँधेरा हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फिर बिल्कुल सर। ईश्वर साथ है और मेहनत साथ है, तो जी, निकल जी। जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। जी, जी। और सर साहित्य की मैं बात करूँ या फिर हमारे देश की बात करूँ, तो हमारे देश में महान साहित्यकार हुए हैं और उन्हीं में से आपका नाम भी आता है सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने नहीं, लोगों मतलब के दिलों में साहित्यकार में एक नहीं आता। अलग पहचान बनाई है अपनी मेहनत और जुनून से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर इससे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये संस्कार मिलते हैं वो हमें बचपन से ही मिलते हैं। तो आपका बचपन कैसा रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि आपने इंजीनियरिंग की थी और गूगल में भी आपने जॉब की थी। उसके बाद जो साहित्य के प्रति आपका रुझान, रुचि, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जी, जी। ज़रूर मेरा जो नेटिव प्लेस है, जो मेरा जन्म स्थान है, वो अ, बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। अ, हालाँकि मैं बहुत छोटा था, मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ साल का ही था उस समय। बाबूजी बोकारो में टीचर नियुक्त हुए। उस समय बिहार ही था, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। अब वो जी, झारखंड में जी। है, बोकारो एक जगह है। तो बोकारो ज़िले में ही एक और जगह उसका नाम भी बोकारो है, बट वो थर्मल पावर प्लांट है और कस्बा है जहाँ अलग-अलग राज्यों से आए हुए लोग अलग-अलग चूँकि वो राष्ट्रीय कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट जी, अंडरटेकिंग है, तो अलग-अलग राज्यों से आए हुए लोग वहाँ पर थे। तो एक तो वो इलाका जो है वो बंगाली बहुल है, तो बंगाल की परंपरा तो बहुत ज़्यादा थी साथ में बाकी हर राज्य के लोग थे। तो उसमें ये एक क्या हुआ कि अ, निश्चित रूप से आपने ये सवाल जो शुरू किया बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे जी, लगता है जब मैं यहाँ से पीछे देखता हूँ
वो जो चीज़ें अब निकल के बाहर शायरी के रूप में आ रही हैं, लिखे हुए के रूप में आ रही हैं, वो कहीं न कहीं जी, जो मैंने जिया है ना उन सब चीज़ों का, ये जैसे चूँकि मैंने कहा कि हर 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 क्षेत्र के लोग थे, हर तरह के लोग थे हमारे यहाँ। तो जी, जैसे जिस बिल्डिंग में भी हम रहते थे, सबसे ऊपर में हम थे, बीच वाले फ्लोर पर डेविड साहब रहते थे, नीचे रघुवंशी जी। तो हमारा जो ओह! क्या कहते हैं अ, ऐसा विकास हुआ कि हम सभी लोगों के, सभी धर्मों के फिर त्योहार होते थे सबके। तो कॉलोनीज़ में एक तो ये जी, फ़ायदा होता है ज़्यादा कि आप एक-दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं। तो हमारे मोहल्ले में गणपति भी उतना ही उत्साह से होता था और सरस्वती पूजा भी उतना ही उत्साह से होता था और लोहड़ी भी उतना ही उत्साह से होता था। तो इसलिए हम जो बढ़े तो ये सारी संस्कृतियाँ जो है वो दिमाग में पीछे रही, सबकी कहानियाँ जी, कि क्यों होता है ये सब, आपस में बातचीत। पहले लोगों के पास समय ज़्यादा था, तो घरों में जी, जी, महफ़िल लगती थी, जब आते थे अंकल लोग इधर, आंटियाँ आती थी, बात होती थी तो पता चलता था कि ये त्योहार है, क्यों है, कैसे है। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे दिमाग के पीछे जुड़ती चली जाती हैं और यही होता है कि आगे चलकर आपके बातों में, आपकी शायरी में वो ढल जाता है। तो वहाँ जी, से मेरा 10th-12th तक की पढ़ाई हुई बोकारो से और उसके बाद मैंने पटना से इंजीनियरिंग की और जी, लगभग 6 महीने मैंने टेक्निकल काम किया। मैं दिल्ली में एक होटल में नेटवर्क इंजीनियर था 5 स्टार होटल में और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया तो फिर मैं वापस तकनीकी क्षेत्र में नहीं गया। जी, मेरे पास झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जॉइनिंग लेटर था, लेकिन मुझे शायद लगा कि इस रास्ते पर आना है और अ, मेरा जो आपने बचपन की बात कही और संस्कार की बात कही, तो बाबूजी टीचर रहे, जी, तो माँ जो है, माँ साहित्य में रुचि रखती हैं और पहले भी नाना जी भी साहित्य में रुचि रखते थे। तो जी, ये जो आया है, साहित्य आया है, वो उधर से ज़्यादा आया है और जी, जी, अनुशासन जो बाबूजी से आया और उन्होंने हमेशा यही कहा, जैसे जो भी डिसीज़न लेना था, आपने कहा कि जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ और शुरू किया, फिर मैं किसी और रास्ते पर चल गया। तो हमेशा से जी, घर जी, से ये रहा कि मुझे तैयार किया गया कि ऐसे कि मुझे और मेरे बड़े बड़े भाई दोनों को ऐसे तैयार किया गया कि डिसीज़न हम खुद ले सकें। सारी बातें ओह! कभी भी जब डिलेमा आया कि ये करे या वो करे, तो ये सिखाया गया कि इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है, इसमें ये अच्छाई है, बुराई है, डिसीज़न तुम्हें लेना है। तो डिसीज़न जी, जी, तुम्हें लेना है ये कर के, तो मुझे लगता है कि उसने ज़्यादा इस योग्य बनाया कि खुद से चीज़ों की गहराई समझ सकूँ। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर जो अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो वो हमारे कहीं न कहीं पहले गुरु होते हैं। आपके तो ब्लड में ही साहित्य है। और जी, सर जी। आपने मैंने सुना है कि आपने 10th में थे जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो आपने आई जी, थिंक पहली कविता लिखी थी। उसके बारे में भी जी, हम जी। जानना चाहेंगे सर। जी, जी। अ, कविता दरअसल हाँ, पूरी कविता पहली वही थी मेरी। जी, 1991 में राजीव जी की हत्या हुई थी, जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। तो उस समय पहली फुल फ्लेजेड कविता, उससे पहले 1-1, 2-2 लाइन मैं शुरू से ही, जैसे बच्चे भी खेलते-खेलते करते रहते हैं, अब मेरा बेटा करता है वैसे ही। तो जी, वो सब तो करता था, लेकिन 10 साल का था मैं उस समय, 91 में, उस समय मैंने पहली कविता पूरी लिखी जब राजीव जी की हत्या हुई और वो फुल फ्लेजेड कविता थी और उसके बाद मैंने फिर क्रम जारी रखा, इक्का-दुक्का कविताएँ लिखता रहा। उसके बाद जब मैं जी, दिल्ली आया और मैं इस माहौल में रहा, तो फिर वो तेज़ी से मेरा वो शौक जो है वो धीरे-धीरे प्रोफ़ेशन के रूप में भी परिवर्तित हो गया और उसमें तेज़ी जी, आई। जी, हालाँकि मैं अब देखता हूँ तो मैंने मैंने बीच में जो कुछ कविताएँ लिखी, जैसे ग़ज़ल, मैंने ग़ज़ल सुन के जी, और लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि मात्रा होती है, बहर होती है, मीटर से बाहर नहीं जा सकते आप अक्षरों की गिनती, जैसे मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं था। तो जी, इस वज़ह से मैं उल्टा-सीधा लिखता था बीच में। अब जब मैंने सीखा वापस तो मैं ठीक से लिखने लगा। लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो पहली कविता थी वो लगभग पूरे-पूरे मीटर में थी, जबकि वो बिल्कुल अंदर से फ्लो हाँ, से आई थी। उस समय तक मैंने सीखा जी, नहीं था। जी, लेकिन वो ईश्वर ने इशारा दिया था कि इधर बढ़ो। यस, बिल्कुल सर। जहाँ जो हमारी तकदीर होती है, जहाँ ले जाना चाहती है क्योंकि आप इसी के लिए बने हो। जी, जी, बिल्कुल, 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 नियति आपको रास्ता दिखाती चलती है। जैसे वो होता है ना, जी, जो फुटबॉल मैच होता है या हॉकी होता है, वो यूँ ड्रिबल करते हुए ऐसा लगता है कि जो सदा हुआ खिलाड़ी होता है, उसको खेलते हुए देखिए आप। वो लगेगा कि बॉल को रास्ता राइट। दिखा रहा है और बॉल उसके दिखाए रास्ते पे चलता जा रहा है, चलती जा रही है। जी, जी। तो वही ड्रिबल करते हुए ईश्वर आपको ले जाता है। जी, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा है, जिस तरह से आपको फ़ॉलो किया है, अमित जी ने भी ट्वीट किया था आपकी कविता को जी, जी, जी। अ, और काफ़ी जो जी, जी, वो एक कविता रचना थी, वो कविता तो नहीं है लेकिन एक रचना है,
जो अमिताभ जी तक पहुँची, उसमें एक मैं बार-बार कहता हूँ कि उसमें हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। तो एक पहलू तो ये बहुत अच्छा रहा कि उन तक पहुँची और अ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को बिल्कुल। एक बहुत ही सशक्त एक्टर अ, अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन जी को और एक जी, देश के साहित्य के इतिहास के महापुरुष महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे अमिताभ बच्चन जी को वो लाइनें अगर पसंद आई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी तरफ एक छोटा-सा पक्ष ये रहा कि बिना नाम के उन तक पहुँची, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई बार अभी भी कई बार होता जी, है कि जी। कोई रचना डालो, अगले दिन वो बिना आपके नाम के चल जाती है। तो बिना नाम के पहुँची थी, तो वो बिना नाम के ही प्रसारित होती रही। तो इसका थोड़ा-सा 1% का दुःख है, लेकिन ये बड़ी बात है अपने आप में कि एक कविता जो एक रचना जी। आपकी इतने बड़े व्यक्ति ने पसंद की। जी, जी, बिल्कुल सर और लेकिन मीडिया ने भी आपको सपोर्ट किया। जी, बिल्कुल किया। उस समय मुझे लगा कि मुझे एक बार अमिताभ जी तक ये बात किसी तरीके से पहुँचानी चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा और उसके बाद मैंने जनरल मीडिया से भी बात की। लेकिन मुझे मतलब लड़ाई नहीं करनी थी, मैं विश्वास भी नहीं रखता इसमें। ल बाद में वो जो वही जो मेरी रचना है, वो रचना एक चैनल पर आ गई। एक कैरेक्टर बोलता हुआ दिखा उस रचना को। तो मैंने उस जी, समय जी। उनको मेल किया, तो वहाँ से बहुत त्वरित रिप्लाई आया और जिसकी मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। और फिर उसके जी, बाद मुझे बाकायदा उस जो जो जिस प्रोडक्शन हाउस ने वो बनाया था, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन मजीठिया साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे ऑन बोर्ड लिया और अब मैं उनके लिए सीरियल लिख रहा हूँ, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर मिला। तो कुल मिला के जो मुझे लगा था कि मेरा मतलब जो 1% दुःख था इस बात का कि बिना नाम के पहुँची, वो मुझे उससे ज़्यादा मिल गया। तो इसलिए मैं खुश हूँ इसको लेकर। जी, जी। लेकिन सर जो ये सफ़र रहा है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और काफ़ी आर्टिस्ट के साथ आप एसोसिएट भी हो और इसके अलावा आपने देश-विदेश में लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है सर। आपने काव्य सम्मेलन किए और टीवी की बात करूँ, सीरियल में आपने काम किया और गाने भी लिखे सोनू निगम जी के लिए जो कि जी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर इस सफ़र के बारे में मैं जानना चाहूँगी एज़ अ प्रोफ़ेशनली जो आपका सफ़र शुरू हुआ और कुमार विश्वास जी के साथ कैसे मिले आप, उनसे कैसे मिले और काफ़ी टाइम तक आप उनके साथ जुड़े हुए, आज तक के लिए एबीपी न्यूज़ के लिए आपने लिखा, उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे सर? जी, जी। अ, ये क्या होता है जैसे मैंने कहा कि ईश्वर जो है वो आपको ड्रिबल करके ले जाता है और जी, कभी-कभार आपके जीवन में एक ऐसा सेकंड होता है, मिनट भी मैं मिनट की भी बात नहीं करूँगा। एक ऐसा सेकंड होता है जिस समय जो आपकी आपके जीवन को बदल देता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है कि कोई एक सेकंड और मैं मेरे मेरे जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो उस 1 सेकंड मतलब लिटरली 1 सेकंड की का खेल है। मतलब मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, 2003 की बात है। तो जी, मेरा क्ला मेरी क्लास शुरू होने वाली थी, तो हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ से हम उसमें जो शेयरिंग ऑटो होता था, उसमें बैठकर और कॉलेज जाते थे, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। और जी, उ वहाँ पर उस समय ऑटो भी बहुत वो डीज़ल वाले टर-टर आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी उसमें। तो मैं एज़ यूजुअल गया अ, उस दिन हमारी क्लास लेट से थी, तो लगभग मेरे ख्याल से 1 डेढ़ क बजे का समय रहा होगा, 2 बजे से क्लास थी हमारी। तो मैंने एक ऑटो को हाथ दिया, मैंने ऑटो का जो रड होता है वो पकड़ा और मैं यूँ करके बस मेरा सिर अंदर जाने वाला था ऑटो के अंदर, तब तक मुझे हल्की-सी आवाज़ सुनाई दी। सौरभ, उस समय वहाँ मुझे सौरभ नाम से ज़्यादा बुलाते थे। सौरभ! जी, तो मुझे लगा कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, तो मैं 1 सेकंड को हट गया, मैंने देखा कि सड़क के उस तरफ खड़ा मृत्युंजय मेरा दोस्त, वो मुझे आवाज़ दे रहा है। तो मैंने वो ऑटो छोड़ दिया। बस वो 1 जी, सेकंड अगर मेरा सिर उसके अंदर चला जाता, तो मुझे पता है कि ऑटो के उस शोर के अंदर में मुझे फिर वो सुनाई नहीं देता। वो बिल्कुल मतलब वो मेरे लिए ही वो सेकंड तय किया हुआ था ईश्वर ने और मैंने वो सुनी वो आवाज़ और मैंने वो ऑटो छोड़ा। फिर मैंने उसको देखा तो मृत्युंजय दौड़ के इधर आया, उसने कहा कि यार एक कवि सम्मेलन है, चलोगे देखने क्या? मैंने उस समय तक कवि सम्मेलन देखा नहीं था। बहुत पहले जी, बोकारो में काका हाथरसी जी आए थे, तो मैं बहुत छोटा था समझने के लिए कविता। मुझे हल्का-सा सीन याद है कि मैं गया था और दाढ़ी बड़ी-बड़ी और वो सब मुझे ध्यान है, लेकिन मैं समझने लायक नहीं था। तो मैंने कहा कि कौन-कौन है? अच्छा, मैं आश्चर्य की बात ये भी है कि उस समय तक कवि सम्मेलन की दुनिया में मैं 2 नाम जानता था, सिर्फ़ 3 बड़े नाम जानता था, काका हाथरसी जी, जी और अशोक चक्रधर जी और सुरेंद्र शर्मा जी। तो उसने कहा मृत्युंजय ने कि अरे
मैं पिछले साल भी गया था, दैनिक जागरण का प्रोग्राम है, मैं पिछले साल भी गया था, उसमें ना बहुत लोग आते हैं, संतोष आनंद जी आते हैं जिन्होंने वो लिखा है ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, तो मेरा थोड़ा-सा जी, उत्साह जागा। मैंने कहा अच्छा, हाँ, और एक ना वो आते हैं विकास कुमार नाम है उनका, उनको सुना था मैंने पिछली बार, विकास कुमार, बड़ी सुरीली आवाज़ है यार, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने हाँ ना मतलब मन में अच्छा चलो चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर वहीं से कॉलेज ना जाकर हम लोग गए एक जगह से, 5 हमें इकट्ठा करना था ऑफ़िस से, जागरण के ऑफ़िस से, वहाँ से हमने पास इकट्ठा किया। फिर हमने नाश्ता-वाश्ता किया, उसके बाद शाम हो गई तो हम चले गए कार्यक्रम देखने के लिए। वहाँ मैंने देखा कुमार सर को पहली बार, बहुत बढ़िया उस समय जी, टीम भी बहुत बढ़िया थी, आदरणीय कैलाश गौतम जी थे, सुनील जोगी जी थे उस कार्यक्रम में। तो प्रदीप चौबे जी थे, सुरेंद्र कुमार जी थे। तो मैंने जी, वो कार्यक्रम देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कुमार सर से। मैंने कहा यार सही है, तू ले आया मुझे इस कार्यक्रम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग बढ़े कुमार सर का ऑटोग्राफ लेने के लिए। उस समय मॉबिंग वाली स्थिति नहीं थी, तो कुमार सर भी रुक कर आराम से ऑटोग्राफ दे रहे थे। 10 एक लोग थे जो गए थे ऑटोग्राफ लेने। अ, जी, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं भी गया, जो कार्ड था इन्विटेशन कार्ड उस इवेंट का, उस पर ही उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया। मैंने कहा कि सर नंबर भी दे दीजिए। तो उन्होंने एड्रेस लिख दिया। उन्होंने कहा कि कभी आना दिल्ली तो मिलना। उसके बाद पढ़ाई खत्म हुई हमारी, फिर दिल्ली आना था और बिहार में जी, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है, आज भी कम है। तो मैं दिल्ली आया और फिर मैंने वहाँ जॉइन कर लिया एक होटल में, ताज पैलेस होटल में दिल्ली में, एज़ नेटवर्क इंजीनियर। फिर मैंने उनको एक दिन फ़ोन 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 नहीं किया, मैं सीधे उनके एड्रेस पर पहुँचा। तो पहले दिन जी, मुलाकात नहीं हुई। फिर भाभी जी ने कहा कि अरे वो अभी तुरंत निकले हैं, बस तुम आप आ रहे होगे, जो गाड़ी क्रॉस हुई होगी वही उनकी गाड़ी थी। फिर मैं दोबारा गया 1 महीने बाद, तो फिर मुलाकात हुई। मैंने अपनी कविताएँ दिखाई, जो तथाकथित ग़ज़लें मैंने लिखी थी उस समय तक। उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत मतलब गलत है, इसमें तुम्हारा लिखा जी, तुमने थॉट प्रोसेस सही है, लेकिन उसका मीटर होता है, मात्रा होती है, वो सब सीखो वो सब। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार मिला उनसे, फिर मैंने वहाँ होटल वाली नौकरी छोड़ दी, मेरा मन नहीं लगा उसमें। तो उस समय ऑरकुट चलता था, तो मैंने ऑरकुट पे पोस्ट जी, कर दिया कि लेफ्ट जॉब। तब उन्होंने मुझे पहली बार उनका फ़ोन मेरे मेरे पास आया। तो उन्होंने कहा कि कल आके मिलो। फिर मैं गया वहाँ, उन्होंने कहा जी, आप क्या करोगे? मैंने कहा एमबीए करूँगा। उन्होंने कहा फिर तैयारी करने के लिए घर बैठोगे, फिर घर से पैसे मँगाओगे। 6-7 महीने से जी, नौकरी कर रहे थे, तो एक काम करो कि यहाँ मेरा थोड़ा थोड़ा बहुत काम होता है, 3-4 घंटे यहाँ बैठ जाया करो मेरे पास, तो कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन ठीक करना, फिर मेरी यात्राएँ होती है, कहाँ जाना, ना टिकट क्या कहाँ का आ गया, कहाँ किस होटल में ठहरना है, लेने कौन आएगा, वो सब का ही वो रखना पड़ता है। डायरी मेंटेन करनी है, वो जी, कर लेना। थोड़े बहुत मेरे जो काम है पीएचडी का और इसका इन सब चीज़ों का, वो सब भी देख लेना। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा तुम्हारी रुचि का काम भी है, मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि 3-4 घंटे यहाँ दे के तुम्हारा जो खर्चा है वो निकल जाया करेगा एमबीए की तैयारी का, और मेरा काम हो जी, जाया करेगा। बस फिर वहाँ से जो जुड़े, तो फिर अब हम 16 साल की हमारी लंबी जर्नी रही। उस 16 साल में ओह! अ, निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद है, उन लोगों की दुआ है, उन लोगों का सानिध्य है, कुमार सर जैसे लोग। फिर धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे लोग मिले जीवन में, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जैसे लोग मिले। उन लोगों के साथ जी, उठना-बैठना अपने आप में सपने जैसा है। तो फिर मैं सीखता गया। फिर कुमार सर को भी लगता रहा कि मेरी क्षमता बढ़ी है। फिर धीरे-धीरे वो लिखने का काफ़ी काम मुझे देने लगे, काफ़ी चीज़ें जो लिख जी, रहे थे। फिर जब टेलीविज़न पर सीरियल बनने की बात आई, एक तो एबीपी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कि साहित्य पर किसी ने सीरियल बनाया, नहीं तो साहित्य पर कम काम हो रहा था। तो जब महाकवि जी, बना, तो कुमार सर ने बहुत ही खुशी से कहा कि लिखो इसको तुम, और मुझे पता है तुम लिख लोगे। और टीवी पर के लिए लिखना थोड़ा मुश्किल काम था, बायोपिक, लेकिन फिर मैंने लिखा, उन्होंने मुझे थोड़ा-सा गाइड किया, फिर मैंने उसको लिखा। उसके बाद जी, केवी सब उसके बाद कई कार्यक्रम आए जिसमें स्क्रिप्टिंग जिसकी मैंने की। और उसके बाद फिर जब 3 साल 2020 में 15-16 साल हो गए कुमार सर के साथ, तो जी, बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि चलो 30 साल का अमूमन आपका करियर माना जाता है, वर्किंग टाइम माना जाता है। तो मैंने कहा कि सर अब आधा करियर आपके साथ रहा, अब कुछ कोशिश खुद करता हूँ, देखता हूँ कितना जी, क्या होता है, और अगर सफल हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके पास आके फिर बैठ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं-नहीं जी, अच्छा जी, करोगे। तो उसके बाद फिर ये लिखने का सिलसिला जारी हुआ, जो आज फ़िल्मों में सीरियल्स में और ये गाने वगैरह सब। तो ये मेरा सिलसिला था, तो 16 साल मैं उनके साथ लगातार रहा, और उनके माध्यम से ऐसे-ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा, ऐसे-ऐसे लोगों का संपर्क हुआ, जो अपने आप में सब एक से एक नगीने हीरे। अ, आप मतलब इस बात को सौभाग्य नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे कि आप नीरज जी के साथ सफ़र कर रहे हैं, राहत इंदौरी जी के साथ जी, लंबी-लंबी यात्राएँ कर रहे हैं, प्रदीप चौबे जी के साथ जा रहे हैं, संतोष आनंद जी के साथ बैठे हैं, और रात-रात भर ठिठोली हो रही है, हँसी हो रही है।
तो बहुत बड़ा जी, सौभाग्य रहा ये और उसी से सब कुछ सीखने को मिला, वही अब कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोफेशनल काम में। जी, जी, बिल्कुल सर। और अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो आपने एक साधना जी, की है। नहीं तो आप भी मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते थे, जिस तरह से आपने सीखा सर के साथ, और उसके बाद आपने काफ़ी शोज़ किए। और जी, मैं बात करूँ, ग्लोबली आपने शोज़ किए हैं। उसके बारे में, उस सफ़र के बारे में भी जानना चाहूँगी। लेकिन सर, आपने आज तक पे एक शो आया था, कवि सम्मेलन करके शो आता है, जी, जिसके लिए आपने लिखा है, स्क्रिप्ट जी, लिखी थी। तो जी। उसके बारे में जानना चाहूँगी सर, जो कि बहुत ही ये फ़ेमस है। हाँ, हाँ, एक जो आपने उसकी तपस्या की बात की, इसमें क्या होता है कि मैं बार-बार कहता जी, हूँ कि 2 चीज़ें जो मेरे जीवन में मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, जहाँ तक भी ईश्वर मुझे पहुँचाएगा, 2 चीज़ों का माता-पिता का के आशीर्वाद का नाम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो पहली चीज़ है, सबसे ऊपर वो जी, चीज़ जी, है। और उसके बाद बिल्कुल जो सर। 2 चीज़ें हैं जो मुझे आज तक ड्राइव कर रही हैं और आगे भी लेकर जाएँगी, एक है उसमें से धैर्य और दूसरा है विनम्रता। अ, बिल्कुल, विनम्रता के लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपके अंदर हमेशा कृतज्ञता भाव रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति, जो भी लोग हैं आपके आस-पास, पास से हैं, दूर जी, से हैं, आपके आस-पास जो चीज़ें हैं, ये जो मोबाइल सेट है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये जिस स्टैंड पे लगा है, मुझे हर चीज़ के प्रति जी, कृतज्ञ रहना चाहिए। और कृतज्ञता भाव राइट, अगर रहेगा तो विनम्रता आप में आप अपने आप आएगी। वो कोई बड़ी मतलब आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाती है। तो एक बिल्कुल, विनम्रता और दूसरा धैर्य, जो आपने कहा कि जी, जनरेशन जल्दी में, बिल्कुल जल्दी में है। कुमार विश्वास जी का सफ़र मैंने सबसे नज़दीक से देखा है और भी कई कवियों का देखा है, कुछ फ़िल्म स्टार्स का भी जी, देखा है, मीडिया में कई लोगों का देखा है मैंने। तो दे हैव नॉट बिकम कुमार विश्वास, ही हैज़ नॉट बिकम कुमार विश्वास, ही हैज़ इवॉल्व्ड एट कुमार विश्वास। वो एक एक पूरी उन्होंने यात्रा निभाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो भी रात-रात भर जी, वो बस स्टैंड पर बैठे हैं कि सुबह मैं 1 बजे कवि सम्मेलन खत्म हो गया, बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, 5 बजे पहली बस जाएगी तो मैं जाऊँगा उसमें। वो इस यात्रा से गुज़रे हैं कि ट्रेन नहीं मिली, ओह! बस नहीं मिली, हड़ताल है, कुछ है, ट्रक में बैठ कर गए। वो ये सब कर चुके हैं, जी, स्कूटर पे बैठ के लंबी-लंबी यात्राएँ दूर-दूर तक जाना, बड़े भाई साहब के साथ। तो अब का जनरेशन क्या चाहता है कि आज लिखना शुरू करो और कल कुमार विश्वास हो जाओ, ग्लैमर का। बिल्कुल, एक बड़ा मास है जो बिल्कुल, इस हड़बड़ी में है, लेकिन एट द सेम टाइम एक एक बड़ा मास ऐसा भी है जो बहुत पढ़ रहा है, बहुत स्टडी कर रहा है। तो वही लोग जी, आगे जाएँगे क्योंकि ये जल्दी वाले बुलबुला जिस चीज़ का सृजन काल जितना छोटा होता है, उसका जीवन काल भी उतना ही छोटा होता है। जिसका सृजन काल राइट लंबा सर, होगा, उसका जीवन काल भी उतना ही लंबा होगा। तो इस लिहाज से समय देना अपने आप को ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम के लिए। आप भी जिस काम में हैं, आप भी जी, अगर ये जैसे मैंने सुना कि अभी एक जो गाना प्ले हुआ अपने अपने शो का जो शुरू में गाना प्ले हुआ, वो कैसे क्रम जी, क्रम से बना हुआ गाना है कि हिम्मत कैसे होता है, हौसला कैसे फिर धीरे-धीरे तो ये सब चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी होंगी और इतना धैर्य रखना होगा, ये सब चीज़ें पक कर जब तक खिचड़ी बनी नहीं, तब तक आप आधे में जी, आपने अगर वो निकाले खिचड़ी तो फिर बेकार हो गया। वो जब तक हल्दी ने अपना राइट, पूरा रंग ढंग से नहीं छोड़ा, जब तक उसके मसालों ने अपना फ्लेवर नहीं छोड़ा, सब्जियों ने अपना फ्लेवर नहीं छोड़ा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और उसी धैर्य का नाम बिल्कुल, ये प्रजीवन है। मैं एक शेर भी है मेरा कि 4 किताबें साथ नहीं और 100 गज़लें लिख भी मारी, 4 किताबें साथ नहीं और 100 गज़लें लिख भी मारी, अब के लिखने वाले जाने किस जल्दी में रहते हैं। तो जी, जी, एक तो आप समय नहीं देना चाहते, स्टडी नहीं करना चाहते, तो ये इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आप गलत कर रहे हो। दूसरी बात आपने कही केवी सम्मेलन की, तो केवी सम्मेलन क्या था एक उसमें क काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी एलिमेंट्स थे। शुरुआत में तो जी, जैसे जो न्यूज़ चल रहे हैं, उस पर ह्यूमरस पंचेज़ होते थे, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ समाचार चल रहे हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चल रहे हैं, उस पर कुछ ह्यूमर पंचेज़ होते थे और उसके बाद एक कैरिकेचर के साथ इंटरव्यू होता था, जो भी पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ा जी, आदमी जो उस समय चर्चा चर्चा में होता था, उसका एक कैरिकेचर आता था, उसके साथ एक फ़नी इंटरव्यू होता था कुमार सर का और एक सेगमेंट में कवि सम्मेलन होता था, जिसमें कभी 2 कवि, 3 कवि, 4 कवि होते थे और एक सेगमेंट में फ़िल्म प्रमोशन वाले आते थे। तो जी, ये बेसिकली फ़िल्म प्रमोशन वाले पहले उससे ही जुड़ गए थे, बड़ी बात है आज तक चूँकि बड़ा चैनल है, तो पहले शो से ही फ़िल्म प्रमोशन वाले आने शुरू हो गए थे। तो इन चारों की स्क्रिप्टिंग चूँकि शुरुआती में तीनों में तो 2 में तो स्क्रिप्टिंग है ही, कवियों वाले में ज़्यादा जी, स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर जो फ़िल्म वाले आते थे, उसमें थोड़ी बहुत एटलीस्ट क्वेश्चन वगैरह बनाना। तो इतना भरोसा कुमार सर को होना कि चारों सेगमेंट का अलग-अलग फ्लेवर था और चारों फ्लेवर को मैं कर पाऊँगा, निभा पाऊँगा, ये मतलब बहुत उनका बड़ा भरोसा था मेरे ऊपर और मैंने कोशिश की कि जितना मैं कर सकता था।
क्योंकि एक में ह्यूमर था, जी, एक में सेंटिमेंट था। और जब आप एक्टर से भी बात करते हो तो 100 चीज़ें होती हैं जो अब निश्चित रूप से मतलब मैं अगर आज यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, उस शो में विकी कौशल आए थे, आयुष्मान खुराना आए थे, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आए थे। इतने बड़े-बड़े लोगों के लिए क्या क्वेश्चन क्रिएट करना है, एक कॉन्शसनेस भी जी, रहता था, डर भी रहता था कि कितना फ्रीडम ले सकता हूँ मैं। तो लेकिन मैं इन सब कुछ जी पाया, तो निश्चित रूप से उतने सालों के जो कुमार सर के साथ था और इन लोगों के साथ था, उसकी वजह से मैं समझ पाया कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन राइट सर। एक बड़ी चीज़ है जो जो आपका पहला फ़ेज़ बनती है। और अगेन मैंने कहा कि जी, आपके अंदर चीज़ें रहेंगी, कृतज्ञता भाव रहेगा तो कम्युनिकेशन अपने आप आपका अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर आपने एफएम के लिए भी आई थिंक लिखा है, माय एफएम, फन में है विश्वास, और उसके बाद जी, आपने भक्ति प्रेम विद्रोह, जी, जी, जी। और जी, जी, ये और कई सारी एक चीज़ें इस तरह की जी, आती रही हमारे पास। जैसे मन में है फन में है विश्वास, जो रेडियो माई एफएम के लिए था, उसमें बीच-बीच में छोटे-छोटे जोक्स जोक्स के साथ एक कोई संदेश जो उसी जोक से निकलता हुआ संदेश होता था। तो कुमार सर की जी, आवाज़ में था, वो लिख रहा था मैं। कई सारे स्टोरी टेल जो एक ऐप है, ऑडियो का ऐप है, उसके लिए हमने भक्ति प्रेम विद्रोह किया था। उसमें जो भक्ति परंपरा के कवि हैं, मीराबाई जी, जी, अक्का महादेवी, नरसिंह भगत, इन सब पर एक-एक एपिसोड करके किया था। कई सीरीज़ मैंने लिखी और जी, अधिकतर मेरा ध्यान है, मेरा फ़ोकस अब भी जो मैं मुंबई में भी लिख रहा हूँ, मेरा फ़ोकस जी, जो है बेसिकली वो भले मैं लिखने को चूँकि मैंने कहा कि मैं एक ऐसे प्रोसेस से गुज़रा हूँ कि मैं हास्य भी लिखता हूँ, सैटायर भी लिखता हूँ, लेकिन यस, मेरा जो हर मन है जॉनर में लिखते हो सर। जी, मैं इसके हाँ, बारे में भी मैं जानना चाहूँगी मैं क्योंकि बताऊँगा। तो जी। जी, आपने हर तो इसमें जॉनर में लिखा है इसमें क्या सर। है कि जब आप मतलब मेरा जो मन है ना, मन है मेरा हिस्ट्री और माइथोलॉजी पर ज़्यादा काम करने का, जी, क्योंकि मैं स्टडी करना पसंद करता हूँ। और अभी भी मैं जो 2 फ़िल्में कर रहा हूँ, एक फ़िल्म लिख चुका मैं, दूसरा लिख रहा हूँ, वो दोनों भी हिस्ट्री पर ही हैं। और जी, माइथोलॉजी पर एक सीरियल कर रहा हूँ, एक सीरियल और कर रहा हूँ, वो हिस्ट्री पर है। तो मैं उसमें ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ। और देखिए, जैसे क्या है कि एक लेखक जो होता है, वो लिख सब कुछ सकता है। डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना एक्सपोज़ कर रहा है उसके प्रति। कोई भी लेखक, मतलब मैं ही नहीं, कोई भी लेखक जी, जो होता है वो लिखने को कुछ भी लिख सकता है। जैसे मैं आज मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है कि मैं रोमांटिक गाने नहीं लिख सकता। मेरी एक भी गज़ल में आपको गुलाब, फूल, होंठ, ज़ुल्फ़ कहीं मिलेगा ही नहीं। और पूरी की जी, पूरी किताब मेरे छपने को तैयार है, पब्लिकेशन में जा चुकी है, लेकिन जी, मेरे में नहीं नहीं मिलेगा। वो शायद इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं, कोशिश नहीं की। मैं लिखने लगूँगा तो मैं वो भी लिख पाऊँगा। तो कोई भी लेखक कुछ भी लिख सकता है, डिपेंड ये करता है कि उसका क्या लिखने का मन है या उसको क्या लिखने का मौका मिला है। अब मेरी किस्मत देखिए आप कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता को 3 बार पढ़ा है। और तीनों बार अलग-अलग नज़रिए से, अलग-अलग काम के लिए पढ़ा है। पहली बार अपने लिए पढ़ा था, दूसरी बार मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा, जिसमें जी, मुझे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो एक आस्था भाव है, उस नज़रिए से पढ़ना था। और जो मैंने तीसरा पढ़ा वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या था कि अ, श्रीमद् भगवद गीता से आप मॉडर्न लाइफ़ में क्या-क्या सीखते हैं? आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जी, कैसे सीखते हैं? बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे सीखते हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे सीखते हैं? तो ये मैनेजेरियल था कि आप जीवन को कैसे मैनेज करते हैं बेस्ड ऑन भगवद गीता, लेकिन जीवन आज का हो, मॉडर्न जीवन को कैसे करेंगे आप? तो ये एक अलग था। जी, तो मैंने 3 बार अलग-अलग नज़रिए से पढ़ा और 3 में से 2 बार वो पढ़ने के लिए मुझे पैसे मिले, मतलब प्रोफेशनल काम था। तो ईश्वर इतना बड़ा भगवद गीता पढ़ने के लिए पैसे दे रहा है, तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? तो वो बिल्कुल सर। तो वही है कि प्रोजेक्ट आया, तो जो मौका आपको मिलता है, जैसे मुझे जी, जब हाथ लिखने का मौका मिला, मैंने हाथ से भी लिखा। तो यही डिपेंड करता है कि आप मन से क्या लिखना चाहते हैं। लिखने की क्षमता सब में होती है, लेखक अगर ओरिजिनल है तो कुछ भी लिख सकता है। राइट सर। और सर अगर हास्य की बात की है तो लोगों को हँसाना बहुत बड़ी बात है, और अभी आजकल जो सीरियल चल रहा है वागले की दुनिया, उसमें भी लिखा है आपने, स्क्रिप्ट राइटिंग की है, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर? जी, जी, वागले की दुनिया में हँसाना मुश्किल काम है, ये आपने पहली बात जो कही वो ज़्यादा अ, गहरी बात है, क्योंकि हास्य जब परफ़ॉर्म हो रहा होता है या जब आप उसको जी, सुन रहे होते हैं, जब देख रहे होते हैं, तो वो सबसे हल्का लगता है। मतलब पूरी फ़िल्म अगर आप देखते हैं तो जो कॉमेडियन होता है उसका कॉमेडी लाइट शब्द ही है कि वो फ़िल्म को लाइट करता है। जब कहानी हेवी होने जी, लगती है तो वो आके लाइट करता है। एक बड़ा गहरा सीक्वेंस चल रहा है और जॉनी लीवर साहब आके 20 सेकंड 30 सेकंड की परफ़ॉर्मेंस देकर जाते हैं और मन रिलैक्स हो जाता है। तो आम तौर पर वो
देखने में सबसे हल्का लगता है, वज़न में सबसे कम लगता है, लेकिन वो क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम है। हाथ से क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। और वागले जी, की दुनिया में बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत कम सीरियल ऐसे बन रहे हैं, जिसमें कि आपको हास्य की प्रस्तुति के साथ-साथ एक मैसेजिंग लगातार होती है। आप वागले की दुनिया का कोई बिल्कुल। भी एपिसोड देखिए शुरू से ही, जो पहले जी, आपको तो ध्यान होगा कि पहले भी आता था वागले की दुनिया। अब जी, जो ये सीरियल आ रहा है सब टीवी पर और सोनी लिव पर, इसका नाम है वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। तो पहले जो जी, आता था जो अजय श्रीवास्तव जी लोग थे, उस समय इसमें भी हैं, अब वो लोग ओल्ड जनरेशन है और नए जनरेशन की कहानी ज़्यादा चलती है। अंजन सर लोग अब कम एपिसोड्स में दिखते हैं। अ, तो उस समय से भी देखते थे उसको, तो उसमें एक वैल्यू सेंस था, अब भी है। अब अभी जो चल रहा है इसमें भी है। तो वो जैसा मैंने कहा कि जो मेरी वो लाइन जो बिना मेरे नाम के चली गई थी, मैंने सोनी टीवी पर को वो लिखा, मेल लिखा, तो जी, सोनी ने संभवतः उस प्रोडक्शन हाउस को फॉरवर्ड किया, जिसने बनाया था उसको। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, हट्स ऑफ प्रोडक्शन नाम है। मजीठिया साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, खुद ही फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं जेडी मजीठिया बोल रहा हूँ। संयोग ये देखिए, मतलब मेरा दुर्भाग्य कि मैं नाम से उनको नहीं जानता था। तो मैंने कहा, "जी, कहिए।" उन्होंने कहा कि, जी, "मेरा नाम जगन्नाथ दास मजीठिया है और आपने खिचड़ी फ़िल्म अगर देखी हो?" मैंने कहा, "देखी है।" तो उसमें कैरेक्टर मैंने कहा, "अरे! अरे! सर आप।" तो फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने कहा, "अरे सर, मैं जानता हूँ कि आप प्रोड्यूसर हैं, नाम से मैं परिचित नहीं था ये, मेरा दुर्भाग्य है।" फिर उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे और हमारे सीरियल में आपका ये कंटेंट आ गया है, जो निश्चित रूप से बिना नाम के हम तक पहुँचा होगा, तो हो सकता है किसी राइटर ने डाल दिया हो। तो हमारा कोई क्लेम नहीं है इस पर, आप मुंबई जब भी आएँ तो मुझसे मिलें। उस समय मैं मुंबई जाना-आना करता था, दिल्ली से, दिल्ली मेरा सेंटर था। जी, तो आप ज़रूर मिलें और उसके बाद हम देखते हैं, मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर मैं गया तो मिले, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत देर तक हम बैठे नाश्ते चाय-नाश्ते के साथ। फिर उन्होंने कहा कि जब आप लिख रहे हो तो आप एक काम करो ना, हमारे एक सीरियल के लिए लिखो भी। एक तो उन्होंने वहीं पर वीडियो बनाया, उस पर मेरे साथ वीडियो बनाया, सेल्फी वीडियो, और खुद रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि जी, अब माफ़ी चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, माफ़ी शब्द का यूज़ मत कीजिए। ना तो मैंने अपने मेल में ये लिखा कि मुझे माफ़ीनामा चाहिए, ना तो मैंने ऐसा क्लेम किया कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कोई क्लेम नहीं किया था, मैंने सिर्फ़ इतना कहा था, सर मेरा है, अगर मुझे एक लाइन की क्रेडिट ट्वीट करके दे देंगे तो कृपा होगी। लेकिन उन्होंने पूरा बाकायदा वीडियो बनाया उसका और खुद ट्वीट किया। बहुत अच्छा जेस्चर था। फिर उनके ऑफ़िस से कॉल आते रहे लगातार। फिर वागले की दुनिया के लिए कुछ डायलॉग्स लिखने का काम उन्होंने दिया। तो 1-2 जी, कैरेक्टर्स के डायलॉग मैं लिख रहा हूँ, पहले भी लिखे, अब भी लिख रहा हूँ। और अब जब ये सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने कहा, मजीठिया साहब ने खुद कहा कि "प्रभुदेव कैरेक्टर करो।" मैंने कहा कि "अरे! मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मैं कैरेक्टर कैसे करूँगा?" तो उन्होंने कहा कि "शायरी जी, बोल लोगे? शायरी बोलोगे ना?" मैंने कहा, "मैं तो वो तो काम ही है मेरा, शायरी तो बोल ही लूँगा।" तो देन ही सेड कि "ठीक है, शायर का ही कैरेक्टर है और तुम्हारे नाम से कैरेक्टर है, जो आप प्रभुदेव सर नाम से कैरेक्टर है।" मैंने कहा, "ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।" तो फिर मेरे नाम से एक कैरेक्टर है, जिसका पहला एपिसोड अभी परसों ही आया है। जी, जी, टीवी पर मैं, हाँ, संयोग से मुझे भी पता नहीं था कि किस दिन वो टेलीकास्ट पर है, बट वो आ गया, सोनी लिव पर है। और अभी फिर मजीठिया साहब का को मैंने थैंक यू का मैसेज भेजा, फिर उनका कॉल आया कि अभी तो और करना है इसको, कंटिन्यू करना है। तो वो चल रहा है। उसके साथ-साथ पुष्पा इम्पॉसिबल में भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर लिखने की अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो उनके साथ काम करके जी, मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सीनियर हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इस बात का अंदाज़ा तो इसी बात से लगता है कि एक व्यक्ति ने क्लेम किया कि ये मेरा कंटेंट था। वो चाहते तो इस मेल को अपने लीगल टीम के पास भेज देते कि बिल्कुल लीगल सर। टीम उससे कम्युनिकेट करती रहती। वो होता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो वो मुझे एक माफ़ीनामा लिख देते या कुछ भी ऐसा एक मेल भेज देते कि हाँ, चलो जी आपका है। लेकिन इतना बड़ा जेस्चर दिखाना ये बहुत बड़ी बात थी और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और मैंने उस समय भी कहा कि अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व होकर आपको ज़रूरत नहीं थी इस पचड़े में पड़ने की, आप साइड से निकल सकते थे बहुत ईज़िली। लेकिन आपने इतना बड़ा जी, जेस्चर दिखाया, बड़ी बात है। अब सिलसिला चल रहा है, लिख रहा हूँ। जी। और कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया ऐसे ही चलती है और सच जी, पूछिए तो अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको अ, ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ ऐसी कई बार पैदा हो जाती है कि आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, बट फिर भी करने पड़ते हैं। और निश्चित रूप जी, से कुछ लोग होते होते हैं, आपने जैसा कहा कि अ, अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। आप देखिए कि बाबा जी, जी, तुलसीदास जी ने जो मानस लिखी है उसमें शुरू में तो कई चौपाइयों में तो उन्होंने उनको किया है कि प्रभु को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ये सब कर के फिर उन्होंने जी, कहा है कि इसके बाद प्रणाम, मतलब कहानी कहने से पहले प्रणाम है जो खल लोग हैं मेरे आस-पास उन सबको।
तो बाकायदा जो जो खल हैं उनके प्रति उन्होंने 4, 5, 6 चौपाइयाँ लिखी कि उनको बहुत जी। दूर से प्रणाम है मेरा। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर आपने सोनू निगम जी के लिए भी गीत लिखे हैं उसके बारे में क्योंकि काफ़ी हिट हुई है। एक तो माँ मेरा हाथ पकड़ती है, जी, जी। जो कि कई बार सोनू निगम जी गाते हैं और अपनी माँ को याद भी जी, जी। करते हैं। जी। सोनू जी की भी मतलब मैंने कहा मुझे मतलब पता नहीं क्यों ईश्वर जो है वो इतना कृपालु है मेरे ऊपर कि इतने अच्छे-अच्छे लोग और लोगों से इतने अच्छे संबंध मुझे दे रहा है। तो सोनू सर से परिचय तो तभी था जब मैं कुमार सर के साथ काम कर रहा था, तभी सोनू सर से परिचय हो गया था। लेकिन जी, अगेन ऐज़ ए मैनेजर ही उस समय परिचय था। बाद में मैंने कुछ शेयर उनको भेजने शुरू किए तो उनको कुछ शेयर अच्छे लगे तो वो स्माइली भेज देते थे, थम्स अप भेज देते थे। तो मुझे अच्छा लगता था। फिर एक दिन मैंने एक कविता लिखी, वो मैं जिस इलाके से आता हूँ बिहार में नॉर्थ बिहार का इलाका है और नेपाल का बॉर्डर जी, लगता है। तो वहाँ पर क्या है कि कोसी नदी पर एक बैरेज बना हुआ है बहुत बड़ा, 56 फाटक का बैरेज बना हुआ है। तो क्या होता है कि पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाता है बरसात के मौसम में, तो जी, प्रेशर जब नेपाल की तरफ ज़्यादा आने लगता है तो वो लोग उस फाटक को खोल देते हैं। तो हमारे इलाके में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो जी, वहाँ पर अक्सर बाढ़ आ जाया करती है। हर 2-3 से 4 साल में ऐसा होता है कि भयावह सीन बन जाता है। तो वो आँखों से देखी हुई चीज़ थी। तो मैंने बाढ़ पर एक कविता लिखी थी। तो वो मैंने उनको भेजा जी, था तो उनका वो बाकायदा टेक्स्ट में पहली बार वो आया था कि बहुत अच्छा है। उससे पहले सिर्फ़ स्माइली आती थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। जो भी ऐसे में भेजता रहा। फिर 2021 में फिर मैंने जब उनको एक बार मैं कलकत्ता में था, उस समय मैंने वो रिकॉर्ड किया, जैसे ही मोबाइल लगाकर मैंने रिकॉर्ड किया। पता नहीं मेरे मन में जी, क्या है, मैंने उनको उनको ही भेज दिया वो छोटा-सा क्लिप। मैंने कहा कि सर आपको पसंद आया था ये बहुत, ये कविता पसंद आई थी, ये देखिए। तो उन्होंने इमीडिएटली उनका एक मतलब 5 मिनट बाद ही उनका एक वॉइस मैसेज आया। उन्होंने कहा कि एक तो तुमने इसकी भूमिका बहुत लंबी बाँध दी, ऐसा मैं अभी भी आपको लग रहा होगा मैं भूमिका ज़रा ज़्यादा लंबी बाँध देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भूमिका लंबी बाँध दी और कविता छोटी है, तो इसलिए कविता पर जल्दी आओ, ये सब जो शुरू का है। फिर फिर उनका एक और मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अगर इसको होल्ड कर सकते हो, ये वीडियो रिलीज़ करने की हड़बड़ी ना हो तो इसको अभी होल्ड कर लो। मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे एक गाना चाहिए ओरिजिनल, उसमें 2 फ़िल्मी गाने गा रहा हूँ, 2 ओरिजिनल। तो एक मिल चुका है, एक जी। मैं ढूँढ ही रहा हूँ, तो मैं एक बार लेट मी प्लेस इट। तो मैंने कहा अरे! इससे बड़ी परमिशन तो कहा क्या मैं बिल्कुल मैं तो वीडियो फ़ोन से ही डिलीट कर देता हूँ, आप बताइए। जी, तो उसके बाद उनको गाना पसंद आया और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने खुद पिक किया गाना। और दूसरा क्या है कि एक होता ये है कि कोई ट्रैक बना हुआ है, कुछ करना है और आपने किसी लिरिसिस्ट को कहा कि इस पर लिख दो या इस थीम पे लिख दो। वो एक बात होती है। इससे बड़ी खुशी की बात होती है कि आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो आपके मन से निकली हुई चीज़ है, वो कोई इतना पसंद कर ले। फिर उन्होंने बिल्कुल। एमटीवी के लिए वो गाया, अनअकैडमी का प्रोग्राम था वो, उसके लिए लाइव गाया और जिस तरह से उन्होंने कंपोज़ किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे फ़ोन कर पीछे खुद ही बोलते रहे कि यार हम लोग कंपोज़ कर रहे थे आज, तो गाते-गाते जो वो राजशेखर एक लिरिसिस्ट है तुम जानते होंगे, वो आए हुए थे, तो वो रोने लगे फूट-फूट के चूँकि वो भी उसी इलाके से हैं, तुम्हारे इलाके से ही है, तो रोने लगे फूट-फूट के लिरिक्स सुन के। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा रिकॉर्डिंग के लिए, तो सोनू सर के मैनेजर से लेकर और भाभी जी तक सब लोगों ने अलग से मिलके मुझे कहा कि अरे क्या वो लिखा है, क्योंकि उसमें सेंटिमेंट्स है कि आपकी आँखों के सामने सब कुछ बह रहा है। आपने जो इकट्ठा किया इतने दिनों में पूरी ज़िंदगी में आदमी इकट्ठा करता है, वो सब कुछ जी, सामने बह रहा है, लोग बह रहे हैं और जानवर बह रहे हैं, घर का सामान बह रहा है, घर बह रहा है। उसमें मैंने लिखा था तो सब बहुत सेंटिमेंटल थे इसको लेकर। तो सोनू सर ने उसको गाया तो मुझे बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ अब उसके लिए क्या-क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि गोल क्या है? शुरू से मेरा गोल में कभी विश्वास नहीं रहा। उसका कारण ये है कि गोल आपको लिमिट करता है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं 2 साल 3 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि सोनू निगम जी, जिनका गाना सुनकर हम लोग पूरी हमने इंजीनियरिंग और पूरे जो यूथ हमारा एज है वो पूरा क्रॉस किया है। सोनू जी, निगम जी मेरा गाना कभी गाएँगे, उनके होंठ हिलेंगे मेरे शब्दों पर, ये तो सपना में भी नहीं सोच सकता था। तो अगर मैं गोल भी रखता तो मैं ये रखता कि हाँ, ठीक है, कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ और कोई गा रहा हो, कोई सिंगर मेरा गाना। इससे ज़्यादा गोल नहीं रख सकता आदमी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए मैं गोल शब्द से थोड़ा-सा परहेज़ करता हूँ हमेशा और ईश्वर ने हमेशा ज़्यादा दिया है। मेरे जितने जी, माँगने की औकात है, उससे ज़्यादा ईश्वर ने हमेशा दिया है। इसलिए भी मुझे गोल शब्द से मेरी दोस्ती रही नहीं। तो वो हुआ फिर सोनू जी लगातार संपर्क में हैं, अभी भी उनको तो मतलब वो कभी भी उनको मैसेज एक भी मैसेज आज तक नहीं होगा मेरे फ़ोन में जिसका रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया।
चाहे कुछ भी किसी भी बात पर मैंने मैसेज कर दिया। कभी-कभी यूँ ही कर देता हूँ और तुरंत रिप्लाई आता है उनका। तो फिर उन्होंने एक गाना उसके लिए कहा कि मुझे एक माता की भेंट चाहिए, जो टिपिकल भेंट ना हो, जी, थोड़ा-सा इस तरह का। तो मैंने एक गीत लिखा जिसमें आप उस गीत को अगर सुनेंगे, माँ मेरा हाथ पकड़ती है, तो वो जी, आपको जी, माँ के प्रति भी लगेगा और जो देवी माँ है उनके प्रति भी लगेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप अपनी माँ के लिए सुन लीजिए तो भी ठीक है, देवी माँ के लिए सुन लीजिए तो भी ठीक बिल्कुल है। सर। तो उनको तो वो भी उनको बहुत पसंद आया। फिर उसका लास्ट में एक टेल है, वो मैं ट्रेन में आ रहा था तो वो लोग रिकॉर्डिंग में बैठे थे, तो वीडियो कॉल आ गया सोनू सर का कि अरे उसमें ना लास्ट में कुछ ऐसा बनाओ जल्दी-जल्दी जो गाया जा सके इस रिदम में। अब वो जी, अगल-बगल वाले ट्रेन में सब देख रहे हैं कि अरे यार ये कौन है? सोनू निगम का कॉल वीडियो कॉल आ रहा है इसके पास। तो बड़ी तो एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने लिखा और उनको बहुत पसंद आया। अल्ताफ रज़ा जी ने एक गाना गाया मेरा, तो गानों का सिलसिला अभी जारी है। सोनू सर के साथ अभी एक एल्बम कर रहे हैं हम लोग गज़लों का। 6 गज़लों का एल्बम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो यूएस में है, उनका 9 तारीख को आखिरी शो है वहाँ पर। फिर लौटेंगे तो हम लोग उस जी, पर बैठेंगे। उसके लिए लिखा भी जा चुका है सब और वो आएगा तो एक नया धमाका मिलेगा सबको। जी, जी, बिल्कुल सर और हम वेट करेंगे। और सोनू निगम जी ने काफ़ी तारीफ़ की है सर आपकी और उसके बाद आपने काफ़ी जो अरिजीत सिंह जी ने भी आई थिंक आपकी जो एड के लिए आपने कुछ लिखा था या जी, सीरियल जी। के लिए जो सो जी, 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 काफ़ी लोग अब अरिजीत जी के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं लेकिन एक गाना कुमार सर का था वीर भगत सिंह, तो उसमें जी, काफ़ी जितने बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स हैं, टॉप नाम जो हैं, सबने मिलकर उस गाना को गाया था। वो वीर भगत सिंह जी के प्रति एक गीत था। उसमें सोनू जी, जी भी थे, कैलाश खेर जी भी थे, अरिजीत जी भी थे, अंकित तिवारी थे, पलक मुच्छल थी, जी, बहुत सारे सिंगर्स थे उसमें। तो इन सब ने मिलकर गाया था उसको। उस समय अरिजीत जी से कुछ जी, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने पसंद किया था, काफ़ी बातें हुई थी। फिर उसके बाद जब मैंने कोविड के समय में वो वो इंग्लिश में यूजुअली ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इंग्लिश में वो लिखते थे, फिर वो भिजवाते थे मेरे पास कि यार ट्रांसलेट कर दो। तुम इसको ठीक से ट्रांसलेट कर सकते हो, ज़्यादा जो पढ़ने में अच्छा लगे, रसपूर्ण लगे। तो ये था, तो वो ट्रांसलेट करके मैं भेजता था, तो उनसे संपर्क में इस तरह से हूँ। मनोज जी, मुंतशिर जी के साथ काफ़ी ज़्यादा संपर्क में हूँ। उन्होंने हमेशा से जी, सपोर्ट किया है शुरू से ही। बल्कि सच पूछिए तो मैं अगर दिल्ली से मुंबई जाने का मैंने फैसला किया, बॉलीवुड में मैंने हाथ आज़माने का फैसला किया, तो सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि मनोज जी ने जब वो इंडियन आइडल में मेरा शेर पढ़ा, तो यस और वो भी नाम काफ़ी वायरल हुआ था सर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वायरल जी, हुआ, वो बहुत वायरल हुआ और यस एक एक तो मनोज भैया का पढ़ना, नाम लेकर पढ़ना क्योंकि वो चाहते तो बिना नाम लेके भी लोग शेर कोट करते ही है ना, ऐसे भी किसी का भी शेर कोट करते हैं यूजुअली बातचीत में, आगे 2 लाइन कह दिया। लेकिन बाकायदा नाम लेकर करना और उस पर जो रिएक्शन देखे मैंने, क्योंकि इतना तो एज़ अ दर्शक मैं भी समझता हूँ कि कुछ रिएक्शन स्क्रिप्टेड होते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं। वो जो विशाल ददलानी जी का उछलना था, तो वो तो बिल्कुल यस नेचुरल था, वो देख के मैं मेरी समझ में आया। मैंने कहा यार अगर इस तरह से नेहा जी और हिमेश जी सब लोगों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, खड़े हो गए, मुझे लगा कि यार अगर इतनी डीप लाइन्स को बॉलीवुड इस तरह से गले लगा सकता है, तो इसका मतलब है कि अ, आई शुड गो देयर, आई शुड अप्रोच बॉलीवुड और वो मुझे बुला रहा है, मुझे इशारे दे रहा है कि मेरे पास आओ। क्योंकि क्या है ना, आपको दिखता है ना कि एक्सेप्ट जैसे अब हम लोग कवि सम्मेलन, मुशायरों में जाते हैं, तो हमारा जी, इमीडिएटली फैसला हो जाता है कि आपने कैसा लिखा, आपने पढ़ा और दर्शक ने ताली बजाई, श्रोता ने ताली बजाई, तो 1 सेकंड में फैसला होता है। तो उसी तरह का रिएक्शन से हम समझ जाते हैं कि कितना डीप, कितना लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी देख के मेरे अंदर हौसला आया कि नहीं, मुंबई आई आई थिंक आई शुड रूट टू मुंबई। फिर मैं गया, मनोज जी से मिला सबसे पहले, फिर विशाल जी से भी मिला। इन लोगों ने बहुत जी, हौसला बढ़ाया कि नहीं, नहीं क्यों नहीं करो, मतलब अच्छा लिख रहे हो। तो लगातार फिर मनोज जी। जी के साथ तो लंबा सिलसिला है मेरा, मैंने कई शोज़ भी किए उनके साथ, 3-4 शोज़ भी किए और अभी उनके साथ काफ़ी काम कर रहा हूँ। अभी 2-3 चीज़ें और आएँगी सामने बहुत जल्द। और सर वो चंद लाइनें हम भी सुनना चाहेंगे, ना दौलत ना शोहरत माँगे, ना कोई बल माँगे। बहुत ही प्यारा लिखा है सर आपने जी, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत-बहुत और माध्यमों अल्लाह से को भी उसमें जोड़ा है आपने जी, जी। और और इस तरह ये से अच्छा है, ये तो दरअसल एक संदेश है और जो कहते हैं कि ईश्वर ने हाथ पकड़ के लिखवा दिया क्योंकि ऐसा शेर एक ही हो सकता था और वो मेरी किस्मत में आना था और इसको अच्छी बात है कि जब लोग कोट करते हैं, इसको पॉलिटिशियंस भी कोट करते हैं, इसको फ़िल्म स्टार्स भी कोट करते हैं, तो ये एक अच्छा अच्छा माहौल बनाने के प्रति, एक अच्छे कल के प्रति एक अच्छा संदेश है जो आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। ये किसी और के नाम से भी जाता है तो मुझे दुःख नहीं होता। या कोई अपना नाम से लिख देता है या बिना नाम के भी लिखता है तो मुझे दुःख नहीं होता। तो 4 लाइनें हैं कि ना दौलत, ना शोहरत माँगे, ना कोई बल माँगे। ना दौलत ना शोहरत माँगे, ना कोई बल माँगे।
दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा क्या बात शुक्र है! मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। मंगल माँगे, क्या बात है सर! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शत-शत नमन सर आपको। अरे जिस तरह मुझे से ईश्वर आपने ने लिखा लिखा है, है ईश्वर और को नमन मैंने ईश्वर। जिस तरह से आपको पढ़ा है आपकी लाइनों को, कुछ कविता, कुछ गज़लें मुझे बहुत ही अच्छी लगी है सर। कहीं न बहुत कहीं शुक्रिया। मैसेज देती है, संदेश देती है और हमें इंस्पायर करती है, आपने जितना भी लिखा है सर। जी, जी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी से इंस्पायर होकर लिखा है और ज़्यादातर ग़ज़लों में ज़्यादातर राइटिंग्स में मेरी आप ज़िंदगी के जी, टुकड़ों को पाएँगी। मतलब लोग कहते हैं कि कवि कल्पनाशील, तो मेरे में कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो जीवन चल रहा है, उसकी छोटी-छोटी, जी, छोटी-छोटी झलक मेरे शेरों में मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने उसको उसी तरह से जी कर लिखा है। क्या बात है सर। और आपने ऋचा अनिरुद्ध जी के लिए भी लिखा है, जी, जी, जो उनका एक टाइटल सॉन्ग है उनका। कार्यक्रम आता है ज़िंदगी विद ऋचा। यस, वो भारत के जो सबसे ज़्यादा चर्चित इंटरव्यूज़ होते हैं, 2-3 इंटरव्यूज़ हैं, उनमें से हमेशा उसका स्थान रहा है। ज पहले ज़िंदगी लाइव आता था एक टेलीविज़न चैनल पर, अब ज़िंदगी विद ऋचा नाम से ऋचा जी के अपने यूट्यूब चैनल पर आता है। तो वो इंटरव्यूज़ लेती हैं, ऐसे लोगों का जो आपका थीम है, जो आपके इंटरव्यू का थीम है, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे जी, लोगों का जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन के थ्रू और कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जो कोई नहीं कर पा रहा था, या ऐसे लोगों का जिन्होंने इस तरह के लोगों की मदद की, जिनके पास कुछ नहीं जी, था, उनको ऊपर उठाने के लिए मदद की समाज के ऐसे लोगों का, उनके इंटरव्यूज़ लेती हैं वो आमतौर पर। तो जी, उसमें जो सारे एपिसोड होते हैं उसके अंत में जो जब नेम रोल चलता है, तो उस व्यक्ति, उस पर्सनैलिटी के लिए एक कविता वहाँ पर ऋचा जी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हैं उसको। तो अंत में एक कविता चलती है, ओह! वो मैं लिखता हूँ उसको, और इसके लिए ओह वो वाह अपॉर्च्युनिटी सर! देती हैं। और साथ में और भी मालिनी अवस्थी जी मैम के साथ कुछ काम चल रहा है, हमारा एक सीरीज़ जी, जी, अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मेरी मेरा एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है भारत भाग्य विधाता। उसमें जी, ये है कि भारत के भाग्य का विधाता कौन है एक्चुअली? हम हम 15 से 20 हीरोज़ में उलझे रह गए। जी, हम निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, टैगोर, इन सब का एक एक हमारे पास गुलदस्ता है, जिन्होंने आज देश जहाँ पर है या हम लोग जहाँ पर हैं या साँस ले पा रहे हैं हम, जिस तरह से वहाँ तक पहुँचाने में अपने प्राण भी दे दिए, अपना बलिदान भी दे दिए। लेकिन जी, इसके अलावा हज़ारों लोग और हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, कई लोगों ने प्राण दिए। लेकिन हम जी, पता नहीं क्यों, किस आलस में हैं कि हम 15-20 लोगों से आगे नहीं बढ़ना चाहते, जबकि बढ़ना चाहिए। भारत जैसा बिल्कुल बड़ा देश, सर। इतना इतना वैलिड देश, और इसमें हर क्षेत्र, इतना सारा क्षेत्र अलग-अलग तरह के, हर जगह पे मतलब सैकड़ों लोग हैं। अगर गिनती की जी, जाए तो लाखों लोग हैं जिनकी कहानी घर-घर तक, बच्चे-बच्चे तक पहुँचना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जी, कहा कि आप झंडा जो है वो हर घर पे तिरंगा लहराओ, तो लोगों ने बहुत उत्साह से लहराया, बच्चों ने भी बहुत उसमें उत्साह दिखाया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बच्चा ये कहानी सुने कि इस तिरंगे को इस हाथ में लेने के से पहले ये अधिकार पाने के लिए क्या-क्या करना पड़ा है, कितने लोगों ने जान दी है, कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, कितने लोगों ने एज़ अ टीचर ही अपना जीवन दे दिया, किसी भी तरह से जीवन दे जी, दिया। जी, बच्चा जिस दिन वो समझेगा ना कि महत्व क्या है, उस दिन वो सड़क पर थूकना छोड़ देगा, उस दिन वो बाइक को लहराना छोड़ देगा, उस दिन वो ट्रैफिक के नियम बिल्कुल, तोड़ना छोड़ देगा। जिस दिन वो ये सीख जाएगा कि इस भारतीयता तक पहुँचने के लिए मैं जो भारतीयता की वर्दी में पहने हुए हूँ, क्योंकि एक पुलिस की वर्दी होती है, आर्मी की वर्दी होती है, उसके अलावा आप पे 24 घंटे भारतीयता की वर्दी है। आप चूँकि आप देखिए, जो लोग बाहर रह रहे हैं, एनआरआई जो हैं, विदेश में रह रहे हैं, वो भारतीयता को ज़्यादा निभाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं भारत हूँ। यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों के लिए मैं भारत हूँ, तो मुझे अपनी छवि अच्छी रखनी है। आप देखिए कि कितने अच्छे से रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं बाहर लोग कहीं भी जाते हैं तो। जी, तो ये जो वर्दी है ना, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग की कमी है। तो भारत भाग्य विधाता जी, के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की कहानियों को सुनाया जाए, जो और कुछ नहीं है, आप रोज़ ऐसा कोई तरीका बने, सिस्टम बने कि रोज़ एक कहानी सुनाई जाए, और उसके बाद माता-पिता जो है बच्चों को सोते समय वो कहानी रोज़ सुनाएँ। रोज़ एक कहानी सुना दी गई ना, तो मुझे लगता है कि साल 2 साल होते-होते बिल्कुल एक जो नेशनल कैरेक्टर है, भारतीयता जो है ना, अ, एक्चुअल राष्ट्रवाद जो है, ओरिजिनल राष्ट्रवाद, जी, वो निकल के वहाँ से आएगा और लोगों की श्रद्धा जगेगी अपने अपने झंडे के प्रति। तो उसमें जो है
मैंने कई लोगों से चर्चा की है इसको लेकर, थॉट को लेकर। काफ़ी जगह बात भी चल रही है, 2 साल से मैं कुछ प्रयास जी, कर रहा हूँ। कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। तो इसमें फिर मालिनी मैम ने कहा कि एक काम करते हैं, इसमें जो स्त्रियों वाला पार्ट है, क्योंकि स्त्रियों के साथ ज़्यादा मतलब कम चर्चा और ज़्यादा और जी, कम चर्चा है। अगर मैं बात करूँ कि आप अ, जो स्त्री शक्तियों के नाम लें, भारत के स्त्री शक्तियों के, तो आदमी इंदिरा गांधी बोलेगा, झांसी की जी, रानी बोलेगा, सरोजिनी नायडू बोलेगा, बस इसके बाद धीमी होने लगेगी गति। जो कि बहुत अफ़सोस जी, की बात है, क्योंकि ऐसी-ऐसी महिलाएँ रही हैं जिन्होंने इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल दिया है, लेकिन हमारे पास गिनती नहीं है, चूँकि हमने कहानियाँ नहीं सुनी, सुनाई नहीं जी, कहानियाँ, वो ट्रेडिशन ही खत्म हो गया। फिर इतने लोग हैं राइट, पूरे भारत में, इतनी स्त्रियाँ, तो उन्होंने कहा मालिनी मैम ने कि मैं स्त्री शक्तियों को लेकर करते हैं एक। तो हमने 26 एपिसोड में 26 ऐसी स्त्री शक्तियों का के नाम एक-एक एपिसोड किया है, जो उन्होंने नैरेट किया है खुद उस कहानी को। स्क्रिप्टिंग awesome, में मैं साथ था और फेस टू कैमरा उसको बनाया और अब उनके चैनल पर रिलीज़ भी हो रहा है। मेरे ख्याल से 2 या 3 एपिसोड रिलीज़ कर चुकी हैं वो। तो इससे जी, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पॉज़िटिविटी आएगी, लोग जानेंगे कहानियाँ, लोग समझेंगे। क्योंकि कहानियाँ लिखते, कई कहानियाँ तो ऐसी मिली जो मुझे ही नहीं पता थी कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या? मतलब ऐसी-ऐसी महिलाएँ रही हैं। तो उसका नाम है जी, शक्ति रूपेण संस्थिता, उस सीरीज़ का। शक्ति रूपेण संस्थिता द पावर वुमेन ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं और भी सीरीज़ करूँ। जितने लोग मेरे संपर्क में हैं, बड़े लोग, मैं सबसे अपील कर बिल्कुल रहा हूँ इस सर। बारे में। एक-एक, दो-दो कहानियाँ भी सब लोग कहेंगे तो एक बड़ा नेटवर्क हम बना पाएँगे कहानियों का। जी, जी, राइट सर। और ये जो आपने मिशन स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा मिशन है। कहीं न कहीं अगर हम इंडियन की बात करें तो हम आई थिंक भूल रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी हिस्ट्री है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा मिशन स्टार्ट किया है और हम सभी आपके साथ हैं सर। बहुत शुक्रिया, और इसको इसको जी, होना जी। चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब लोगों ने इतने-इतने काम किए हुए हैं। आप देखिए कि अगर हम योद्धाओं की बात करें, तो असम में जो अहोम साम्राज्य था, उसके सेनापति थे लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में असम की सेना लड़ी। उन्होंने मुगलों को 3 हमलों में पार नहीं करने दिया, असम में घुसने नहीं दिया। और ये लाचित बोरफुकन का एकात्म पराक्रम माना जाता है। उनकी स्ट्रैटेजी, जी, उनका वो ब्रह्मपुत्र पे ले आए, जबकि बहुत बड़ा 1 लाख की सेना लगभग आई थी मुगलों की, लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया। कितना बड़ा फाइट था, 3 बार में भी नहीं घुसने दिया। तो जो अपनी जी, नेशनल डिफेंस अकेडमी है, जहाँ से मिलिट्री के ऑफिसर चुने जाते हैं, बनते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी। तो एनडीए का जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो जो बेस्ट कैडेट होता है उसको मिलता है लाचित बोरफुकन मेडल। लेकिन उनके बारे में नहीं पता। आम जनता को किसी से पूछ लीजिए, नहीं पता है। नो, बाबू कुंवर सिंह बिहार से थे। उन्होंने जी, अंग्रेज़ों की ऐसी-तैसी कर दी थी, उनके छक्के छुड़ा दिए थे। वो फिर उनको गोली लग गई उनके बाजू पर। तो वो गंगा जी में थे, अपने हाथ से अपना एक हाथ काट कर और गंगा जी में बहा दिया कि ज़हर फैल ना जाए। इस तरह की लड़ाई लड़ी। उम्र थी उनकी 83 साल उस समय, 83 इयर्स। ओह! और उन्होंने अपने पूरे राज्य को लेकर लड़ाई लड़ी। तो उस समय वायसराय ने वहाँ ब्रिटिश दरबार को चिट्ठी लिख के बताया था कि ये आदमी अगर 83 साल का ना हो के 38 साल का होता, तो हमें 1857 में ही आज़ादी दे देनी पड़ती, भारत छोड़ना पड़ता। ऐसे-ऐसे विभूतियाँ होगा, तो ये तो मैंने 2 कहे, ऐसे 2 लाख लोग होंगे जिनके बारे में स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बार-बार इस पर ज़ोर देता हूँ, और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री जी तक पहुँचूँ कि अगर वो इसको एंडोर्स कर ले और एक-एक कहानी हमारे सभी एमपीज़, एमएलए सुना दे, और जी, रोज़ एक ट्वीट पीएम सुबह-सुबह कर दें कि आज की कहानी ये है और आज की कहानी सुना रहे हैं मनोज तिवारी, आज की कहानी सुना रहे हैं ये। एक-एक जो हमारे एमपी हैं, वो कहानी सुना दें या इसको एंडोर्स कर ले, एक लाइन वो बोल जी। दें उनके बारे में, फिर कोई स्टोरी टेलर हो जो कहानी सुना दे। मैं तो कई कई फॉर्मेट में इस कार्यक्रम को मुझे पूरा करना है, ये मिशन मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। कम से कम यस, यस सर। 1000 कहानियों की श्रृंखला मैं चाहता हूँ कि बनाऊँ इसको। जी, जी। और डेफ़िनिटली आप करोगे क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं जी, होती सर। बिल्कुल, आपका थीम ही यही है और बिल्कुल सही जी, बात है। जी। यस, और हम सभी आपके साथ हैं क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। और हमें आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी इनके बारे में ही पता है, लेकिन जो-जो जी, आपने अभी नेम बताए उनके बारे में हमें मतलब पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात बहुत है। ही अच्छा आप जो अब मिशन आप आपने स्टार्ट कर आपने रहे हो। काकोरी कांड का जी, नाम सुना होगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट जैसे ही आता है मेरे दिमाग में सारे नाम आने लगते हैं। आपने काकोरी कांड जी। के बारे में सुना होगा।
जी, जिसमें जी। अंग्रेजों का बड़ा हथियार और खजाना लूटा गया था। तो काकोरी कांड, एक तो मैं कांड शब्द से परहेज करता हूँ, इसमें मैं इसको काकोरी प्रसंग बोलता हूँ, क्योंकि जब क्रांतिकारी थे तो कांड कैसे हुआ हो? तो उसमें क्या है, सबको पता है कि उसमें अंग्रेजों का खजाना लूटा गया। लेकिन ये नहीं पता लोगों को कि जो एक घटना होने से 3 दिन पहले जो हथियार आने थे, 3 लोग हथियार लेकर आ रहे थे अलग-अलग जगह से, तीनों गिरफ्तार कर लिए गए थे, अलग-अलग जगहों जी, पर। एक इलाहाबाद में, एक बंगाल में, 3 जगह गिरफ्तार कर लिए गए तीनों लोग, और हथियार नहीं पहुँच पाए थे। और इतना बड़ा, जो कि जब आज़ादी के इतिहास में बड़ा बड़ा काम है उस प्रसंग का, काकोरी प्रसंग का, लेकिन हथियार नहीं पहुँचे समय पर, सब लोग गिरफ्तार हो गए। ऐसे में राजकुमारी गुप्ता नाम की एक क्रांतिकारी थी, जो आपको आश्चर्य होगा कि शी वाज़ अ गांधीवादी क्रांतिकारी। वो गांधीवादी थी, लेकिन उनको लगा कि इतना बड़ा मिशन फेल ना हो जाए, वो कहीं से इंतज़ाम करके, और उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स में छुपाकर वो हथियार लेकर आई और इन लोगों को दिए, क्रांतिकारी लोगों को, मनमोहन गुप्ता जी लोगों को खुद लाकर ओह! दिए। उन्होंने कहा कि मैं बाहर से गांधीवादी हूँ, अंदर से क्रांतिवादी हूँ। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो ऐसे-ऐसे जी, लोग हैं, ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं, ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी हैं, ऐसी-ऐसी स्त्री शक्तियाँ हैं, लेकिन हम नहीं जानते कहानियाँ, चूँकि हमने स्टोरी टेलिंग कम कर दी है, हम दूसरी जी, चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं बार-बार, जैसे मैं कभी गेस्ट लेक्चर देने भी जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बंदूक से इंस्पायर होने में, लोग कहते हैं बंदूक, बच्चे को बंदूक दिखा। बंदूक से इंस्पायर होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा अगर जी, इंस्पायर होता है, तो पबजी वाले बंदूक से क्यों होता है? भगत सिंह वाले बंदूक से क्यों नहीं होता? बस इतना सा बिल्कुल। अंतर है। आप उसको इंस्पायर होने दीजिए, लेकिन भगत सिंह की कहानी पहले सुना दीजिए, ताकि जब वो पबजी जी, देख रहा हो तो उसके दिमाग में भगत सिंह चल रहे हैं, जब वो पबजी का गेम खेल रहा हो तो। ऐसा नहीं कि वो पबजी पहले खेल ले और बाद में जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सुने तो उसको पबजी के हीरो दिखाई दें उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, उसको पबजी के हीरो में भगत सिंह दिखाई देना चाहिए। इतना इतना सा चेंज लाना है। हर पेरेंट अगर चाह रहे तो थोड़ा-थोड़ा भी कोशिश करे तो ये हो जाएगा, और स्टोरी टेलिंग वाली परंपरा अगर शुरू हो जाए देश में तो कमाल ही हो जाएगा फिर। राइट सर। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है। और सर, इसके अलावा आपने जिस तरह से विदेशों में भी लोगों को इंस्पायर किया है, जी, मोटिवेट किया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। जी, जी, काफ़ी कार्यक्रम विदेशों में भी किए हैं। जी, जी, मैंने न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड में कविता पढ़ी है, और जी, कुमार साहब के साथ ही जाता था उस समय। न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है, यूके में पढ़ा है, और थाईलैंड से तो बहुत अच्छा सिलसिला रहा है। थाईलैंड में तो कई बार, वहाँ पर एक ग्रुप है, इंडो थाई न्यूज़, पवन मिश्रा जी जी, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। और वो बिल्कुल, मतलब वो कार्यक्रम तो ऐसा हो गया है कि मैं होस्ट हो जाता हूँ वहाँ पर जाकर। और जी, तो होस्ट की तरह होने का मतलब, आदत ही हो गई है मुझे। उस कार्यक्रम में जब जाता हूँ तो यार, इधर इधर कुर्सी, इधर टेबल, इधर ये लगाओ, इधर वो लगाओ। उसके बाद फिर परफॉर्म भी करता हूँ। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि बाहर के लोग जो हैं, वो लोग ज़्यादा भारतीयता को कैरी करते हैं। जी, जैसे यहाँ के मतलब एक होता है ना कि आपने ग्रांटेड लिया हुआ है कि ठीक है चलो, जी, जी, भारतीय ही है, भारतीय पैदा हुए, कोई बात ही नहीं है इसमें, किसी तरह के संशय की। लेकिन बाहर के लोग बहुत कॉन्शियसली इसको कैरी करके चलते हैं कि नहीं, मैं जी, भारतीय हूँ, मैं भारतीय। तो ये मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी देश में गया हूँ, तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि वहाँ के लोग यहाँ से ज़्यादा जी, भारतीय हैं, और उसको निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ ब्रांड एम्बेसडर हूँ भारत का। तो ये बहुत अच्छी जी, बात है। जी, किसी भी देश में हो, सारे सारे देशों में अच्छे लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, और कल्चर के प्रति बहुत जुड़े हुए हैं। वो हमेशा चाहते हैं, वो हर फ्राइडे, सैटरडे, हर वीकेंड पर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती रहे। और ये जो सीज़न है ख़ास करके मई, जून, जुलाई का सीज़न, इंडिया के जितने आप तो जानती हैं, आप तो जुड़ी हुई हैं बॉलीवुड से भी, और अ, आप कई परफॉर्मर से जुड़ी हुई हैं आप। तो आपको ये पता है कि इस समय सारे के सारे जो परफॉर्मर्स हैं वो विदेशों में रहते हैं। तो ये समय जो रहता है विदेशों में, उत्साह का, भारतीय उत्सव का समय रहता है, उत्सव-जर्मिता का, मई, जून, जुलाई का जो समय होता है। अब सब धीरे-धीरे करके लौटेंगे तो वापस इंडिया के शो शुरू होंगे। जी, जी। और सर, जिस तरह से आप बॉलीवुड से जुड़े हो, तो मैं जानना चाहूँगी सर, जो बॉलीवुड और काव्य का जो गैप है, वो कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है, और आप ये सवाल नहीं पूछती तो मैं खुद ही इस पर बोलना शुरू कर देता। क्योंकि ये गैप है, ये एक्चुअली एक गैप है, और दुःख की बात ये है कि एक ऐसे समय में जब आप कहीं और बैठी हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ, और हम दोनों इस माध्यम से बात कर पा रहे हैं। हमारे पास तकनीकी रूप से इतने माध्यम हैं कि किसी भी पुल की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद ये गैप है, तो ये थोड़ा-सा मतलब दुखदाई है, क्योंकि लिखने वाले जो, जैसे
कविता लिखने का क्षेत्र है, तो लिखने वाले बहुत हैं। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास कुछ ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं कि मैं वहाँ पहुँच गया, तो मैं आज प्लेस हो गया। अधिकतर लोग पहुँच नहीं पाते, जो लिखने वाले हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। एक बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या म्यूज़िक डायरेक्टर के मैनेजर का नंबर ढूँढने में तो 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को। ये समस्या आती है जो लिखने वाले हैं, और यही समस्या वहाँ भी बराबर है। वहाँ पर आप तो बॉलीवुड में ही आपको पता है कि वहाँ पर कहानियों के लिए, अच्छे लिरिक्स के लिए तरस रहे हैं लोग कि ऐसे लोग आएँ। तो ये जबकि तकनीकी रूप से इतना समृद्ध हो चुके हैं हम लोग कि हम लोग इस गैप को भर सकते हैं, लेकिन भरा नहीं जा रहा। मैं अभी थाईलैंड गया था मनोज जी के साथ, तो उस समय आर्को प्रावो मुखर्जी जो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे साथ थे। तो उनके साथ मैं बैठकर बात कर रहा था। मैंने उनको यही कहा कि एक समय था जब मनोज कुमार जी कवि सम्मेलन देखने के लिए जाते थे। बाकायदा आकर बैठकर देखते थे, जो बड़े कवि सम्मेलन, लाल किले का कवि सम्मेलन देखने के लिए आते थे। तो उन्होंने संतोष आनंद जी को देखा। फिर वो एक फ़िल्म बना रहे थे 5 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर ना एक वो गाना चाहिए मुझे। बोला कौन-सा गाना? सर मैं 5 साल पहले कवि सम्मेलन में गया था, तो दिल्ली के कवि सम्मेलन में, और एक कोई अच्छा नाम भी उनको याद नहीं था उस समय। मैंने कहा कोई एक कवि था, एक निशानी याद थी कि उनके पैर में वो था, मतलब पैर खराब थे उसके, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो उनको ढूँढ कर लाओ। फिर पता चला कि क्या, तो कहीं से पता चला कि वो टीचर हैं। फिर ढूँढ-ढाँढ के संतोष आनंद जी को ले जाया गया, और आप देखिए संतोष आनंद जी ने ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी से लेकर के प्यार करना जी, गवाएँ तक क्या, मतलब क्या-क्या दे दिया बिल्कुल। बॉलीवुड ने। ऐसे जी, ही जब राज कपूर साहब एक कार्यक्रम देखने के लिए गए हुए थे, एक प्रोग्राम देखने के लिए गए हुए थे, तो उनको शैलेंद्र जी मिले। वो रेलवे फैक्ट्री का एक प्रोग्राम था। शैलेंद्र जी जो हैं वहाँ पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, वो नेता थे उसके। तो उन्होंने एक नाटक किया हुआ था, उस नाटक में उन्होंने इतना प्रभावित किया, और उसी नाटक का वो उस कविता का डायलॉग है कि हर ज़ोर से उनके टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो आज कई उसका नारा बनता है, कई आंदोलनों का। तो वहाँ उन्होंने देखा राज कपूर जी ने, तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो मुंबई चलो मेरे साथ, तुम तो बहुत शानदार लिखते हो। तो उस समय वो नहीं गए। राज कपूर साहब ने कार्ड दे दिया कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें आना है, ये आ जाना, ये कार्ड दे दिया। फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि शैलेंद्र जी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई, तो उन्होंने 1-2 साल के बाद वो गए राज कपूर। और देखिए शैलेंद्र जी का तो अभी 3-4 दिन पहले उनका बर्थडे था। उन्होंने इतनी चीज़ें लिख दी, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, और क्या-क्या नहीं लिख दिया। आवारा हूँ से लेकर और तमाम नगमे, जो इनकी जो तिकड़ी थी राज कपूर, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी की, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो इतना बड़ा काम हो गया। ऐसे ही जब देवानंद जी कहीं भी बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा होता था, उनको जानकारी होती थी, तो वो देखने जाते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम को नीरज जी मिले, तो नीरज जी को उतरते उन्होंने कहा कि भाई चलो, तो नीरज जी ने तुरंत कह दिया हाँ। उन्होंने कहा कि मेरी एक फ़िल्म है, उसके लिए तुम्हें लिखना है, उन्होंने हाँ कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आके मिलो। फिर नीरज जी गए, और इमीडिएटली उन्होंने एक काम दिया, उनको नीरज जी ने लिख के दिया, वो बहुत खुश हो गए, एक रात में उन्होंने गीत लिख के दे दिया। जबकि एस डी बर्मन साहब को लगा कि नहीं लिख पाएगा, नीरोज नीरोज क्या लिखेगा। तो एस डी बर्मन साहब बहुत गुस्सा हो गए थे उस समय, लेकिन देव साहब ने कहा कि अरे आप आने तो दीजिए, वो लिख लेगा। और फिर अगले दिन जब लिख कर लेकर गए, तो इतने खुश हुए एस डी बर्मन दादा कि क्या यार, क्या लिख के ला दिया नीरोज, तुम यार लिखेगा आज से मेरा गाना। और फिर नीरज जी ने तो तमाम खिलते हैं गुल यहाँ से लेकर, और सबसे पहला वो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो इस तरह से होता था कि वो लोग इंटरेक्शन में आते थे। तो ये इंटरेक्शन खत्म हो गया है। समय कम है उनके पास, और जी, थोड़ा-सा ये हो गया है कि जो एक सर्कल बन गया है, जो एक एक शब्द है लॉबी। लॉबी थोड़ा-सा राजनीतिक शब्द है, मैं उसको लॉबी नहीं कहता। लॉबिंग होता जी, है कि राजनीति में किसी को घुसने नहीं देना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक कम्फर्ट ज़ोन ज़रूर बन गया है। जिस ज़ोन जी, से बाहर नहीं आना चाहते कि चलो एक फ़िल्म का प्रपोज़ल आया, तो ठीक है, ये अपना अपना जो आस-पास की तिकड़ी है, आस-पास 5 लोग हैं, उनको लिस्ट कर लिया, चलो इनको बुलाओ, शुरू करो। एक्सप्लोर करना बिल्कुल कम सही। हो गया है मुंबई की तरफ से। जी, जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उस सर्कल में, वो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, जो किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक आ गया है तो राइट, अब और अगर क्वालिटी है तो हाथों-हाथ मुंबई उसको ले लेती है। लेकिन जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वो संघर्ष कर रहे हैं पहुँचने के लिए, तो इसके लिए भी एक प्रयास ज़रूरी है कि बॉलीवुड और जो लेखक हैं, उनके बीच में एक पुल बने। मैं उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रहा हूँ। दरअसल देखिए बातें वही हो जी, रही हैं जी, जो मैं इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसके लिए भी। मैंने आर्को साहब को भी कहा कि आपको, उनको शायरी बहुत पसंद है, वो बैठ के उन्होंने मतलब मेरी पूरी-पूरी कई-कई गज़लें सुनी, और मैं भूल जी, गया, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती गज़लें, क्योंकि मैं परफ़ॉर्म कम करता हूँ मंचों पर। तो मैंने उनको मोबाइल से निकाल-निकाल के सुनाई, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। उन्होंने मेरी कई गज़लें सुनी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कवि सम्मेलन तक नहीं जा सकते,
बहुत तरह की मजबूरियाँ आजकल प्रोटोकॉल की मजबूरियाँ हैं, भीड़-भाड़, मॉबिंग की मजबूरियाँ हैं। तो मैंने एक रास्ता भी सुझाया कि ऐसा करते हैं कि साल में 2 बार आप ऐसे 20 लोग इकट्ठे हो जाइए, मैं 25 कवि ले आऊँगा और 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सबको सुनिए आप लोग। उसमें से हो जी, सकता है आपको स्पार्क दिखे, ना भी दिखे तो एक एन्जॉयबल शाम इस तरह की कि आप 20 लोग ऐसे जो जो सुनना चाहते हैं शायरी, बॉलीवुड के डायरेक्टर, जी, प्रोड्यूसर, लेकिन मेरी पहुँच कम लोगों तक है, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप मुझे कनेक्ट्स दीजिए, ऐसे कौन लोग हैं जो आ सकते हैं, 25 लोग सुनने वाले हों और सामने 25 परफॉर्मर हों, एक-एक करके सुनाते जाएँ और ये लोग बैठ के वाह-वाह करें एक शाम, ऐसे ही गुज़ारें। इतना भी अगर हो जी, गया ना जी, तो ये सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कि वो 25 राइट। लोग कैसे लाने हैं, किनको लाना है, जो जिनको सुन के आपको मज़ा आएगा, वो मेरे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ तो मैं रोज़ देखता हूँ। तो ऐसा एक प्रयास अभी है, देखते हैं समय कितना मिल पाता है उन लोगों को। अगर ये होता है तो फिर समझिए कि वो दौर आएगा लिरिक्स का, जो कहीं न कहीं जी, आप भी समझ रही हैं इस बात को कि लिरिक्स का दौर थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है। हालाँकि बहुत अच्छे-अच्छे राइटर हैं बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी आप देखिए कि पुराने गानों को ही बनाया जा रहा है बार-बार, तो थोड़ा-सा लिरिक्स के की तरफ से तो कमी है, जो कि ऐसे करके पूरी हो सकती है। जी, जी, ये बात बहुत ही अच्छी कही है, लेकिन सर आजकल एक प्लेटफ़ॉर्म आया है ओटीटी बिल्कुल, और ओ सोशल ओटीटी में भी मीडिया। ओटीटी कहीं में न भी क्या है, कहीं जी, लेखकों के लिए तो है सब वहाँ पर, लेकिन लिरिक्स के लिए वहाँ भी कम स्पेस है ओटीटीज़ में भी। तो जब तक ये सिलसिला नहीं जी, बनेगा, और मुझे पता है कि एक बार ये सिलसिला अगर बन गया ना, जो मैं कह रहा हूँ कि इधर सुनने वाले बैठे, इधर सुनाने वाले बैठे, ये सिलसिला अगर अगर बन जी, गया, जी, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे ओटीटीज़ में भी जो वेब सीरीज़ हैं, उसमें गाने बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे प्लेस होने लगेगा, क्योंकि लिरिक्स पूरे आप ये मैं एक छोटी-सी बात आपको कहता हूँ कि आज भी अगर हम जी, जैसे जो गाने 1 साल पहले हिट हुए, 2 साल पहले हिट हुए ना, वो एक बार हिट होते हैं आजकल, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पागलों की तरह सुनते हैं हम उसे, जहाँ जाओ वही बज रहा होता है, जहाँ जाओ वही बज रहा होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। जी, जबकि उस समय लगता है कि यार ये बिल्कुल। इतना हिट गाना आ गया है, आज ब्लू है पानी पानी बज रहा है तो वही बज रहा है हर जगह। तो जी, 3 बज गए लेकिन पार्टी में वाकई लग रहा है कि वही बज रहा है हर जगह। लेकिन वो अब आज मैं बैठ के नहीं सुनूँगा उसको। मैंने उस समय सुन लिया, आज मैं जो अभी चल रहा है वो सुनूँगा। या तो उसको सुनूँगा जो जी, अभी चल रहा है, या फिर मैं रफ़ी साहब, किशोर दा, कुमार सानू, उदित नारायण को सुनूँगा, अलका याग्निक जी को सुनूँगा, लता जी को सुनूँगा। तो ये है। तो जो लॉन्गेविटी है, जो लाइफ वैल्यू है, वो उनकी ज़्यादा है, अभी भी पुराने गानों की ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है यस, वो तो कि वो गोल्डन गाने, सॉन्ग है सर। हाँ, एक तो लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। दूसरा, जी, आदमी जिसने वो फ़िल्म देखी है या उस सिचुएशन को, उस गाने को देखा है, वो 100 चीज़ों से रिलेट करता है कि हाँ, ये यहाँ पर है, ऐसा सीन है, उसमें ऐसा ये है। तो ये सब चीज़ें रिलेट करता है। दूसरा, फ़िल्म की कहानी से रिलेट होता है, तो इमोशन जुड़ता है। और निश्चित रूप से लिरिकली अगर स्ट्रॉन्ग होता है, तो शब्द याद रहते हैं, आप एक कहानी से एक उससे जुड़ते हैं, याद से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ अब जो गाने बन रहे हैं, वो आप 2-3 महीने तो पागलों की तरह एन्जॉय करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उसको डब कर देते हैं। इमोशन तो की कमी है सर, हाँ, इमोशन की कहीं न कमी है। कहीं जो आज के गाने और जी, हाँ, तो वही मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो के फिर खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो स्वीटनेस है अभी भी हम या तो ये सुनेंगे या वो सुनेंगे। बीच के 5-7 साल के गाने हमें नहीं याद आते। अगर कोई कहे कि जी, कौन-सा गाना सुना था, तो 5-7 साल के गाने या तो एकदम लेटेस्ट याद आता है या वही याद आते हैं। और उसका रीज़न यही था कि वो लिरिकल वैल्यू रखते थे। राइट सर, ये कमी तो बहुत है बॉलीवुड में, जो आपने कहा जिस तरह से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं टैलेंटेड लोग जो अच्छा लिखते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और ऐसे में जैसे मनोज मुंतशिर जी हैं, मैं क्यों बार-बार उनका नाम ले रहा हूँ कि आप ये देखिए कि अ, जो एक शब्द होता है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी किसी को भी हो जाती है। बड़े से बड़े को, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी इनसिक्योरिटी हो जाती है कई बार, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। ये नेचुरल है कुछ लोगों में, उनको लगने लगता है कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, तो ऐसा लगने लगता है। और ऐसी स्थिति में मनोज मुंतशिर जी बीइंग अ लिरिसिस्ट, प्रबुद्ध स्वरों का नाम लेकर उसका शेर पढ़ते हैं। मेरा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने पूरी एक सीरीज़ की है, मेरे ख्याल से 25-30 एपिसोड्स की सीरीज़ की है, जिसका नाम था न्यू इंक पोएट्री। उसमें वो खुद सोचिए कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बीच वो गाने लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो फ़िल्में लिख रहे हैं। उन सब के बीच समय निकाल कर डेस्क पर एक सेट लगाकर, और वो उन्होंने 25-30 नए शायरों की, जो शायर अब लिख रहे हैं, उसमें मेरा मेरा पर भी एक एपिसोड है। एक-एक एपिसोड सबको डेडिकेट किया है। एक-एक पूरे-पूरे ओह! एपिसोड में उसकी शायरियाँ सुनाई हैं बैठ के। 8-10 मिनट, जी, 12 मिनट के एपिसोड्स बनाए हैं। और एपिसोड में आज मैं सुना रहा हूँ आपको आशु पांडे की शायरी, आज मैं सुना रहा हूँ आपको प्रबुद्ध सरों की शायरी।
आज मैं आपको सुना रहा हूँ रितेश की शायरी, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो खुद लिरिसिस्ट होने के बावजूद उनको लगता है जी, कि उनको लग सकता है ऐसे कि यार ये आके मेरी कुर्सी ना छीन ले, क्योंकि वो एक्टिव हैं। 90 साल के हो गए होते तो अलग बात थी। लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव हैं, खुद लिख रहे हैं, फिर भी वो इस बात से नहीं हिचक रहे कि मैं किसी का नाम ले लूँ, मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर दूँ, बॉलीवुड के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, अभी भी कर रहे हैं। जी, सेम सोनू जी के साथ था। सारेगामापा जब आपको याद होगा जब वो सारेगामा को वो करते थे, एंकर करते थे, तो खुद कितने यंग थे। जी, मतलब खुद ही उनके उस समय बहुत मतलब नैसेंट फेज था और कुछ गाने हिट हुए थे। और उन्होंने बिना इस डर के कि कल को ये लोग मुझे ओवरशैडो कर जाएँगे, जो यहाँ से जीत कर जाएँगे, बिना उस डर के और वो उन्होंने एंकरिंग करना स्वीकार किया और एंकर करते रहे। लेकिन आप देखिए कि वो ऐसा जी, तो नहीं हुआ कि कभी से हो गए, वो और आगे ही बढ़े लगातार। तो ये पॉजिटिविटी जो है लोगों में है और इसकी वजह से होता है कि नए लोगों को जगह मिलती है, नए लोग जा पाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं आजकल बॉलीवुड में एक और नया ट्रेंड है। पहले था कि एक फ़िल्म में एक ही आदमी गाना लिखता था। आजकल ये भी है कि एक फ़िल्म में 2-2 3-3 लोग वो लिखते हैं, गाने लिखते हैं, 4 लोग गाने लिखते हैं। 5 गाने हैं तो पाँचों अलग-अलग लोगों ने लिखे हैं। तो ये सब भी अच्छी बात है। ये सब बहुत अच्छी बात है। जो लोग लिरिक्स को पसंद करते हैं, वो लोग अगर 5 लोगों को प्लेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कम है अभी भी। राइट सर। लेकिन आप जैसी शख्सियत जो कि मतलब प्रमोट कर रही है अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि जी, देखिए आप वैसे भी मैं बताऊँ हालाँकि मैं इस वजह से नहीं करता, लेकिन वैसे भी आप चढ़ते हुए सूरज को नहीं रोक सकते। बिल्कुल सर। आप ये नहीं आप कितना भी प्रयास कर लो, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जो जी, जी, अपने मेहनत पर अडिग है, जो अपने काम पर अडिग है ईश्वर भी उसका साथ देता है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि जिसको हम लोग अपने यहाँ पूर्व जन्म का कुछ मान लें, ऐसा मान लें कि बहुत ही रेयर होता है किसी आधे परसेंट 1% के साथ कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। नहीं तो जो लोग ईमानदारी से करते हैं, वो पहुँच जाते हैं मंज़िल पर। तो उनके लिए बाधा बनने की बजाय आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने अंदर बहुत पॉज़िटिविटी आती है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जैसे अ, अभी जो कवियों की दुनिया है, मैंने कवियों की दुनिया को बहुत एक्सप्लोर किया है। इवन कुमार विश्वास सर ने जो है वो यंग कवियों को लेकर एक सीरीज़ बनाई थी। हमने कॉन्सेप्ट एक बनाया था उसका नाम था युवाज़। जिसमें बिल्कुल नए कवियों को जो जिनको ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला अभी उनको बुलाकर और बहुत अच्छा शूट, हाई क्वालिटी शूट कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारे साथ स्वयं श्रीवास्तव थे, आयुषी राखेचा थी। उस समय तक उन 1-1 2-2 वीडियो, 1-1 2-2 प्रोग्राम थे उनके पास। और आज इतने प्रोग्राम हैं उनके पास कि समय नहीं है। लोग फ़ोन करते हैं कि सर ऐसे-ऐसे नहीं, इतने तारीख को समय नहीं है, इतने को कर लो, इतने को स्वयं श्रीवास्तव के वीडियोज़ आजकल मिलियंस मिलियंस में वायरल हो रहे हैं। तो अब अच्छा लगता है ना कि मैंने जिनको हैंड पिक किया किसी समय में, कहीं से ढूँढ के कि यार ऐसे लोग चाहिए, बिल्कुल कच्चे लोग चाहिए जिनको सुन के मज़ा आ जाए। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे हाथ में आया जो कहते हैं कि जैसे वो पत्थर का टुकड़ा आता है, हीरा क्या होता है पहले पत्थर का टुकड़ा लगता है। जब पॉलिश करके वो जी, आदमी जब जब वो जो उसका कारीगर है, चमकाता होगा और यूँ देखता होगा तो कितना मज़ा आता होगा उसको। तो ये लगता है कि अरे यार चलो मैंने और आज वो वायरल हो रहा है, आज वो बहुत बिज़ी है। तो ये अच्छा लगना चाहिए, इससे बजाय इस बात से डरने के कि वो मेरी जगह ले लेगा। तो इतनी पॉज़िटिविटी रखेंगे ना तो अपने अंदर पॉज़िटिविटी रहेगी, अपने अंदर एनर्जी रहेगी और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी इसी बात के साथ मैं कह देता हूँ, मौका भी है इसका कि अ, भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा है और भी सारे तमाम धर्म पुस्तकों में, किसी भी धर्म की किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी। आप आपकी तरफ आने वाली नेगेटिविटी को आप नहीं रोक सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। 100 फैक्टर होते हैं उसके। उस नेगेटिविटी को नहीं रोक सकते आप, लेकिन अपने ऊपर पड़ने वाले उसके प्रभाव को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आप एक्सीडेंट को हमेशा नहीं रोक सकते, लेकिन आप हेलमेट ज़रूर लगा सकते हैं। तो यही एक ही तरीका है इस चीज़ का कि अपनी पॉज़िटिविटी की बाल्टी को इतना भर लीजिए कि अगर 2-4 बूँद नेगेटिविटी आए तो उसका असर ही पता ना चले। अगर आप पानी कम जी, रखेंगे पॉज़िटिविटी का, तो उसमें किसी ने 1 चम्मच भी अगर रंग घोल दिया तो लाल हो जाएगा वो। लेकिन आप अपनी पॉज़िटिविटी को इतना भर के रखिए, तो इन सब चीज़ों से पॉज़िटिविटी भरती है। इन सब चीज़ों जी, से खुशी मिलती है और यही पॉज़िटिविटी आपको बचाती है आने वाली नेगेटिविटीज़ से। राइट सर और आपकी सोच को सलाम सर। काश हर किसी की सोच आप जैसी होती सर। नहीं, बिल्कुल सोचते हैं लोग, सोचते हैं कई लोग कर नहीं पाते बहुत कम होते और हैं सर जो पॉज़िटिव सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप जैसे नहीं बहुत कम लोग मुझे होते ऐसा हैं। नहीं लगता, मुझे लगता है कि सोचते हैं, कर नहीं पाते कई जगह रिसोर्सेज़ की कमी होती है, कई जगह क्षमताओं की कई कमी होती है, कई जगह इच्छा शक्ति की कमी होती है। व्यक्ति अच्छा होने के बावजूद इच्छा शक्ति कम होती है, तो कर नहीं पाता।
कई चीजें क्या होता है ना, देखिए अलग अलग तरीके से करते हैं लोग। जैसे कोई अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वो कहीं झुग्गी में जाकर कंबल बांट रहा है। मैंने आज तक झुग्गी में कभी कंबल नहीं बांटा है, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से ना, किसी को तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सोच होती है। अमूमन ज़्यादातर लोगों में इस तरह की सोच होती है। कोई मंदिर में दान कर रहा होता है, किसी बहाने कुछ भूखों को खाना खिलवा दिया जाएगा। सब लोग अपने-अपने तरीके से ये करते ही हैं, सोचते ही हैं। क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो मैं इस फ़ील्ड के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मैंने आज तक कंबल नहीं बाँटा है। जबकि मैं सक्षम हूँ, मैं साल में 1 बार कंबल बाँट सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं बाँटा है। तो मुझे आप मेरी कमी भी कह सकते हैं इसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस फ़ील्ड को बढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आदमी कुछ न कुछ करता ही है ऐसा। जी, जी। राइट सर, और सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सर, जिस तरह से आप काम कर रहे हो। सैल्यूट टू यू। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तो एक ही है, ऊपर वाला इंस्पिरेशन है, और उससे सीखना चाहिए। जैसे कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जी, कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ से सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने एक जो छोटी-सी गलती भी कहें या जो भी कहें, हमने अति श्रद्धा में क्या किया कि हमने रामचरितमानस जी को, हमने श्रीमद् भगवद गीता को लाल कपड़े में लपेट के, पीले कपड़े में लपेट के और उसको रख दिया, तो उसमें भगवान की और अगरबत्ती दिखाइए, एक वहाँ पर रखिए आप, लेकिन एक कॉपी और लेकर या उसकी ई बुक लेकर उसको पढ़िए और समझिए। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल कई लोग हैं, कई बिल्कुल। कथावाचक हैं जो जो इस तरह की कहानियाँ भी, कथाएँ भी कर रहे हैं कि उससे जैसे मैं भी एक सीरीज़ कर रहा हूँ। कई लोग कर रहे हैं ऐसा, कुमार सर कर रहे हैं अपने-अपने राम, उसमें वो यही बताते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना, उनसे क्या सीखते हैं। तो उन किताबों से सीखना भी ज़रूरी है, और उन किताबों से आप सीखेंगे तो अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे। और जैसे आप देखिए ना, रामचंद्र जी या कृष्ण जी अवतार हैं। अवतार है मतलब सीधे ईश्वर का रूप है। वो उनको क्या ज़रूरत है कष्ट भोगने की? बीइंग भगवान रामचंद्र, जो श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उनको क्या ज़रूरत नहीं है उनकी। लेकिन वो मनुष्य को दिखाना है कि भाई मैं एक मनुष्य बन के आया और मैंने अपने कष्टों से ऐसे पार पाया। मैंने ये सब किया। तो वो आदमी को सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी पॉज़िटिविटी बढ़ाई और उन्होंने सब चीज़ों को कैसे पार किया, सारे कष्टों को कैसे पार किया। तो बस यही करना है, इसलिए वो इंसान बन के आए। और दिक्कत ये है कि इंसान जो है वो भगवान बने बैठा है। तो ये प्रॉब्लम है। बिल इंसान को ये सीखना चाहिए कि मैं ऐसे बढ़ूँ। मैं जी, मैं जब रामचंद्र जी कष्ट में भी थे तो भी उद्धार करते चल रहे थे। तभी उन्होंने, आप सोचिए कि माता का अपहरण हो गया, उसके बाद भी वो चल रहे थे, तो उन्होंने बाली वाला प्रसंग किया, वो करते चले। जी, वो उन्होंने मतलब आप जब भी वो जब घर से निकले, सीता जी के अपहरण का प्रसंग छोड़ भी दीजिए, उससे पहले भी, कल उनका राज्याभिषेक होना था, आज उनको घर से निकाल दिया गया, वनवास दे दिया गया। तो इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि आप एक राजा थे और आपको सिंहासन के बदले जंगल भेज दिया गया। उस कष्ट में भी उस कष्ट में भी जब वो निकले हैं, तो आप देखिए कि वो माता अहिल्या, माता शबरी, केवट, इन सब का उद्धार करते चले गए। तो वो बताते हैं यही चीज़ कि आप कष्ट में भी है ना, तो आप जिनका, जो लोग आपसे ज़्यादा कष्ट में हैं, उनको ठीक करते चलिए, उनका साथ देते चलिए। और ये सब क्या किया, जैसे गेम होता है मारियो, पुराना जो गेम होता था, या आजकल भी गेम आते हैं कि वो एक अजगर या कुछ भी ऐसे चलता है और कुछ खाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। फिर कुछ खाता है तो पॉइंट बढ़ जाते हैं +5, फिर कुछ खाता है +5 बढ़ जाता है। तो यही चीज़ है कि आप इस तरह का जितना काम करते चलेंगे, आपका +5 होता चला जाएगा, और वो +5 आपको सबसे बड़ी लड़ाई में काम देगा। तो ये यही यही वो सिखाने आए थे। कृष्ण जी यही सिखाने आए जी, थे कि ये +5 इकट्ठा करते चलो। बस यही करना है, यही मैंने उनसे सीखा, यही सीखना था उन किताबों से, जो कहीं न कहीं जी, हो जाता है, मिस हो जाता है। परंपरागत, वही मैंने कहा, अति श्रद्धा में हमने उसको खोलने से परहेज़ करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। खोलिए, पढ़िए, जी, सीखिए, जी। एक एक कॉपी उसकी ज़रूर रखिए भगवान जी के पास, बाकी आप ई बुक निकाल कर या एक और कॉपी मँगा लीजिए, उससे पढ़िए और सीखिए कि क्या-क्या हो सकता है। रोज़ एक एक चौपाई से भी सीखेंगे तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आजकल जो ये मोबाइल फ़ोन है, जो आदतें बिगड़ती जा रही है हम सबकी। अ, वो तो देखिए, तकनीक का वही है कि किसी कोई भी नई चीज़ आती है तो फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। लेकिन मैंने वही जी, कहा कि अगर अ, हम बच्चे को पबजी से पहले भगत सिंह दिखा दें, तो पबजी के हीरो में उसको भगत सिंह जी दिखेंगे। ये करना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तो हम कहानियाँ पढ़ते थे, पति-पति किताबें आती थी, भक्त प्रहलाद, भक्त रत्नाकर, ये सब किताबें आती थी जो हम पढ़ते थे।
तो हम तो सड़क चलते किसी आदमी को देखते हैं, किसी बाबा को देखते हैं तो हमें वो याद आते हैं, भक्त रत्नाकर याद आते हैं। चूँकि हमारे जनरेशन में कहानियों की परंपरा थी, दादा-दादी, नाना-नानी, इवन मदर-फादर कहानी सुनाते थे। तो इसका फ़ायदा यही होता था। हम जी, हीरोज़ को चुनने में गलती ना करें। हमें एक्टर्स और हीरोज़ का अंतर पता हो जी, या विलेन और हीरो का अंतर पता हो। हीरोज़ को चुनने में गलती होने की वजह से ये समस्या आपने कहा कि अगर हम हीरो से पहले इंट्रोड्यूस उसको करवा देंगे, एक एक गेम के उसको करवा देंगे हीरो को, तो वो उसको पसंद करेगा। वो मार्वल देखे, लेकिन मार्वल देखने से पहले वो राम जी की कहानी जाने, ताकि जब जब उसका कोई कैरेक्टर हाथ में कुछ उठाए, तो उसको लगे कि अरे यार, जब वो हल्क अपना हथौड़ा उठाए तो लगे अरे यार, तो हनुमान जी के गदा जैसा है, तो उसको ये लगे। वो हनुमान जी को देख के ये ना कहे कि यार ये हल्क की तरह उठा रहे हैं। तो वो हमें पहले से करना पड़ेगा। बच्चा जब से सुनना पैदा हुआ है, आपको तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आप देखिए लोरियाँ थी हमारी चंदा मामा दूर के। तो ये सब एक्चुअली जी, सिखाती थी ये सब चीज़ें। और कहानी लोगों को लगता है ये कि बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चा डेढ़ 2 ढाई साल का होते-होते चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगता है। तो कहानी आधी जी, भी समझे, कहानी उसको सुनाते रहिए, कहानियाँ सुनाते रहिए, देशभक्ति के जो गीत हैं वो सुनाते रहिए। आप उस समय से कहानियाँ सुनाना शुरू करेंगे तो जब तक वो मोबाइल समझने का, आजकल 5-6 साल के बच्चे समझने लगते हैं मोबाइल। लेकिन उससे पहले आप उसको जी, कहानियाँ सुनाना शुरू कर दीजिए। बस मेरा वही कहना है कि हल्क का हथौड़ा देखकर हनुमान जी याद आने चाहिए, है ना? हनुमान जी को देखकर हल्क का हथौड़ा याद नहीं आना चाहिए। इसकी इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पर है। मोबाइल जी, नहीं जी, बिगाड़ सकता। आप पहले ही प्रोटेक्शन लगा दीजिए ना कि उसको जो भी दिखे वो उस व्यू से देखे। आँख और दृष्टि का जो फ़र्क है, तो वो दृष्टि बदल जाए। वो कहते हैं ना कि अ, मतलब जैसी दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है, वैसा वैसे दिखाई देता है सृष्टि उसको। तो आप पहले ही उसको ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए कि वो जब भी देखे तो उसको उसमें, अब जैसे जी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये आप प्रॉब्लम क्या है कि अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को जो है, वो हमने बुढ़ापे की चीज़ समझ लिया है। जबकि अध्यात्म 4 साल में सिखाने की चीज़ है। ये मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये 4 साल की उम्र में आपको सिखाना होगा। तब जाकर उसके मन में रहेगा कि जो पराई स्त्री है वो मातृवत होती है और जो दूसरे का धन है वो मिट्टी के समान होता है। तो ये सिखाने, ये उसके दिमाग में पहले डालना पड़ेगा। बुढ़ापे में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल्स में अब देखिए, हम बात करेंगे तो 100 चीज़ें हो जाएँगी, हम ऑलरेडी 1 घंटा बात कर चुके हैं। 100 चीज़ें हैं, लेकिन राइट, एजुकेशन सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब सिखाना बंद हो गया है। जी, हिंदी हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। तो चलिए, हिंदी फिर भी इसका एक अलग अलग बहस है। लेकिन कम से कम ये जो मोरल वैल्यू की चीज़ें हैं, ये सब आप जाके छठे 7वें क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं, नहीं, इसको बिल्कुल शुरू से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं तो अभी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी 2-3 स्कूल चेन्स से बात हो रही है। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार जो समर कैंप होगा, अगले साल जो समर वैकेशंस होंगे, समर कैंप में आप यूजुअली जी, ठीक है, ताइक्वांडो, कराटे वो स्कूल के करिकुलम में भी है, वहाँ भी सिखाया जाता है, स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं। मैं इसमें अब शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है संस्कृति स्कूल, संस्कार कैंप। तो उसमें संस्कार कैंप होगा समर कैंप की जगह, और उसमें जो भी 15-20 दिन का जो भी कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस कोर्स में यही सब चीज़ें होंगी कि अपने यहाँ के वही लोग कौन थे, जिनको हमें याद रखना चाहिए, परंपराएँ क्या थी, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें, भक्त क्या होते हैं, वो क्या होता है, ऋषि क्या होता है, मुनि क्या होता है, ये सब भारतीय चीज़ें जी, जो है, उस पर ज़्यादा बात करें, उस पर फ़ोकस करें। हिंदी के महीने कौन से हैं, सावन क्या होता है, भादो क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। मैं ये उस बाकी आगे उसकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, आपने जब मेरे जी, पेरेंट्स के बारे में पूछा, मैंने कहा कि सब चीज़ें बता के फिर वो फैसला मुझ पे छोड़ते थे। तो बच्चे को क्या चूज़ करना है, वो बच्चा बाद में, लेकिन जब बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि जो हमारी परंपरा के जो महीने हैं, वो एग्ज़ैक्टली महीने मौसम के मिजाज से मैच खाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर कई बार नहीं खाता, कई बार उससे मार खा जाता है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, हम आज बैठ के बता सकते हैं कि 20 साल बाद की दिवाली कब पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं पहले से, ये बच्चे को पता ही नहीं है। तो आप उसको ऑप्शन देंगे, अब आप उसके, बच्चा जब 2 साल का है तब से आपने उस दौरान मैगी रखी हुई है सिर्फ़, तो वो थोड़ी फिर उस मैगी को ही खाना समझेगा ना। आप उसको जब पता ही नहीं रहेगा, आप उसके सामने सब चीज़ें रखिए तब देखिए उसकी चॉइस। फिर भी उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या खाए। लेकिन उसको सब एक्सपोज़ तो कीजिए। तो ये एक्सपोज़र बहुत पहले से होना चाहिए। संस्कार स्कूल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, संस्कार कैंप के माध्यम से, कि एटलीस्ट 15-20 दिन का जो कैंप हो, उसमें बच्चे कुछ सीखें। उसमें जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि यार अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो कि बच्चा अच्छी चीज़ें सीख के घर आ रहा है, रोज़ एक चीज़ सीख के घर आ रहा है अच्छी, और माँ-बाप से कह रहा है। तो पेरेंट्स हो सकता है कि फिर इसको और ग्रो कर पाएँ कि
परमानेंट जो है वो वीकेंड पर, हर वीकेंड पर 1 घंटे का सेशन बच्चों का लिया जाए। इसी ऐसी कुछ तैयारियाँ मैं सोच रहा हूँ, चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही जी, हैं और ये जोड़ेंगी, ये रूट से जोड़ेंगी। और ये जो बच्चे मोबाइल की वजह से भी खो रहे हैं, दूसरा क्या है कि घर में भी सब लोग अपने-अपने फ़ोन में हैं या परिवार का कनेक्ट भी छूट रहा है एक-दूसरे से। जैसे इमीडिएट घर में भी माँ-पिताजी से भी कम कम्युनिकेशन है ब बच्चे का और बाकी तो छोड़ ही दीजिए न्यूक्लियस फैमिली रहती है, तो दादा-दादी, मामा-मामी, चाचा-चाची ये सब तो बहुत कम हो गए हैं। पहले ये सब जी, मतलब लोगों को चाचा का नाम नाम नहीं पता, चाचा और फूफाओं का नाम नहीं पता, मैं ये देख रहा हूँ अब के उसमें। तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा, ये सब होना चाहिए। क्योंकि जड़ छूटना खराब होता है। एक बार को बिल्कुल। आसमान छूट जाए वो ठीक है, वो चलेगा। आपने अगर 60,000 50,000 फीट का आपने वो लगाया है, अंदाज़ा लगाया है, आप 40,000 से लौटाइए वो चलेगा। लेकिन जड़ छूट जाएगी तो फिर तो पेड़ सूखेगा। मतलब पेड़ अगर थोड़ा कम भी ऊँचा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सूखना नहीं चाहिए ना। जी, तो जी, जड़ छूटना बिल्कुल बहुत सर। बुरा है और जड़ छूटने के लिए ये सब ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ जितनी भी क्षमता होगी, जितना भी कर पाऊँगा मैं जी, अपनी जीविका चलाते हुए जितना भी सक्षम हो पाऊँगा, जितना समय और जितना इसको वो दे पाऊँगा, ताकत दे पाऊँगा, कर रहा हूँ, करूँगा। जी, जी और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो लेकिन सर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें पेरेंट्स को सेशन देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है, संस्कार जी, कैंप में पेरेंट्स के लिए भी सेशन है। जी, जी। पेरेंट्स को पेरेंट्स की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। चूँकि अच्छी बात क्या है कि अब भी जो जो पेरेंट्स हैं 5 मतलब जो जिनके बच्चे 5 साल, 4 साल, 6 साल के हैं, वो सब पेरेंट्स उन स वो सब पेरेंट्स कहानी की दुनिया से कट ऑफ नहीं रहे हैं। उन सब ने मतलब हमारी एज के लोगों ने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं। अगला जनरेशन तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, अगले जनरेशन में पेरेंट्स को समझाना भी मुश्किल होगा। इसलिए अभी से ये करना ज़रूरी है, दिस इज़ द मतलब करेक्ट टाइम कि इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा, कि पेरेंट्स का भी काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए कि आपने जैसे कहानियाँ सुनी थी और आपने खुद को जी, डेवलप किया, वैसे बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा अपने आप को। आप देखते हैं अमेरिका में रोज़ गोलियाँ चल रही हैं स्कूल में, रोज़ वो बच्चे फ़ोन करके धमकी दे वो कर देते हैं कि जहाज़ उड़ा दूँगा, ये कर दूँगा, बाद में परेशान होते हैं पेरेंट्स। तो ऐसी सब चीज़ें पिताजी ने डाँट दिया तो फ़ोन कर देते हैं 911 पे। तो ये सब फैमिली वैल्यूज़ कम होने की वजह से ये सब होगा और फैमिली वैल्यूज़ तभी बनेंगी जब ये सब परंपरा कनेक्ट बना रहेगा और ये बहुत ज़रूरी मैं अपने घर में तो कोशिश करता ही हूँ और मैं जी, अपने बड़े भाई साहब प्रवीण गौरव जी के उनके साथ मिलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फॉर्मल शेप में भी लाया जाए। आपने सही कहा बिल्कुल पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जी, बिल क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। तो वो जो करता हुआ देखेगा वो करेगा। तो आप अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेगा। आप अगर किताब में ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो भी किताब में समय देगा। आप अगर फ़ोन में समय दे रहे हैं तो वो भी फ़ोन में समय देगा। तो ये पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। जी, जी। राइट सर एंड थैंक यू सो मच सर और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो क्या-क्या करते हो आप? क्या-क्या हॉबीज़ है? लिखने के अलावा, शायरी के अलावा सर? अ, हॉबीज़ काफ़ी हैं। जैसे एक तो भाषाओं को सीखने का बहुत शौक है मुझे जी, और भाषा से मुझे याद आया सर उर्दू क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है और उर्दू में भी लिखती हो आप। जी, जी, जी। तो मैंने हिंदी मैथिली मेरी मातृभाषा है। अ, हिंदी दूसरी मातृभाषा है, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश कुरिकुलम की वजह से इंग्लिश आ गया। चूँकि मैंने कहा कि जब बोकारो में हम लोग थे तो वो बंगाल बहुल इलाका था, तो बंगाली उस समय आ गई थी। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में आया, तो मैंने उर्दू में लिख भी लेता हूँ। उर्दू जो स्क्रिप्ट होता है वो भी लिख लेता हूँ। तो यूँ ही दोस्तों के साथ बैठे-बैठे मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फॉर्मल सीखा है उसको तरीके से, हालाँकि मैं इसको मिस करता हूँ, मैं सीखता तो शायद और ज़्यादा बेहतर लिख पाता, क्या पाता। लेकिन मैं जितना कर सका दोस्तों के बीच में ही रह के और एक-एक अक्षर कर कर के उर्दू लिखना पढ़ना सीख गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुमार सर बीच में पॉलिटिकली एसोसिएटेड हुए थे, तो जब पंजाब के इलेक्शन आए, तो कई सारे पंजाबी में गुरुमुखी में लिखे बड़े-बड़े वो आते थे। तो चूँकि लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि आपको अगर फ्लेयर हो ना, तो आप धीरे-धीरे पढ़ना सीख सकते हो। तो धीरे-धीरे अक्षर जोड़ के पढ़ना शुरू किया और उस समय अच्छा फ्लो बनने लगा था मेरा, ठीक-ठाक बनने लगा था। गुरुमुखी पढ़ लेता हूँ। फिर गुजरात इलेक्शन हुआ तो फिर मैं गुजराती पढ़ना सीख गया और गुजराती की 2 किताबें मैंने ट्रांसलेट की हैं। मैंने ट्रांसलेट नहीं किए हैं एक्चुअली एक ट्रांसलेटर भी लगे साथ में, बट मैंने उसको हिंदी पाठकों के अनुरूप उसको ढाला है। 2 किताबें वो भी पब्लिकेशन में हैं अभी। एक बड़ी राइटर हैं गुजरात की देवांगी भट्ट। प्ले में बड़ा नाम है वो थिएटर्स करती हैं और फ़िल्मों में भी अभी उनकी कहानी जा रही है। उनकी एक किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है।
उनकी 2 किताबें मैंने ट्रांसलेट की है गुजराती से। तो ऐसे ही करते-करते मैं सीखता रहता हूँ। आजकल प्रयास में हूँ मराठी सीखने की। मुंबई में हूँ तो प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं कितना सीख पाते हैं। बाकी इसके अलावा माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, जब खाली समय होता है। वाह तो सर! हाँ, बस वो भी मैंने मतलब तभी सीखा था जब मैं इंजीनियरिंग में था, फाइनल ईयर में था तभी सीखा था। 3-4 महीने ही सीख पाया था क्योंकि टीचर्स कम मिलते थे। उस समय ये ज़माना नहीं था ना कि आप सर्च कर लो गूगल पे टीचर मिल जाएँगे। बहुत मुश्किल से एक टीचर मिले जो बिल्कुल फाइनल ईयर में जब मैं चला गया, 2-3 महीने 4 महीने बाकी थे तब मिले, मुकेश सर जो पटना में हैं। फिर मैंने 3-4 महीने ही सीखा, अब मैं प्रैक्टिस से उसको बजाता रहता हूँ। वो सब स्वांतः सुखाय है, उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, खुद बजाता जी। हूँ। जी, वैसे सर बिहार की मिट्टी में मतलब अलग ही बात है बिहार की मिट्टी की। कुछ जादू है पूरे बिहार की मिट्टी में सर। अरे पूरे देश की मिट्टी में है बिहार में हर जगह की परंपरा अलग-अलग है, हर जगह की चीज़ें अलग-अलग हैं, कला संस्कृति सब कुछ अलग-अलग है। तो उसी तरह जैसे अब काफ़ी चीज़ें हैं जो बंगाल में बहुत रिच है, काफ़ी चीज़ें हैं बिहार में, काफ़ी चीज़ें पंजाब में बहुत रिच हैं। तो आप उसमें से कितना उठा पाते हो, कितना कैरी कर पाते हो, दुनिया ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान से, आनंद से क्या सकल पदारथ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। तो दुनिया में तो सकल पदार्थ है 100 मतलब कई चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें। आप उसमें से क्या-क्या उठा पाते हैं, कितनी चीज़ें कलेक्ट कर पाते हैं। एक जीवन में ये भी मुश्किल काम है, मेरा बहुत मन तो होता है कि मैं वोकल सीखूँ, मैं गा भी पाऊँ, लेकिन मैं गा नहीं पाता हूँ। समय नहीं अलाउ कर रहा हूँ सीखने के लिए। बाँसुरी सीखना चाहता था सीख नहीं पा रहा हूँ, समय अलाउ नहीं कर रहा। तो कितनी चीज़ें आप कर लोगे, एक ही जीवन है, उसमें सब चीज़ें करनी है, जीविका भी चलानी है। तो इसलिए चीज़ें तो बहुत सीखने का मन है, लेकिन ठीक है। तो बिहार में क्या है कि अ, साहित्य हर जगह लग ही रहा है, साहित्यकार भी हर जगह रहे हैं, संगीत भी हर जगह का अपना अलग-अलग रहा है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ जो मिस करता हूँ बिहार में या जो हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जो बीच का सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, थोड़ा-सा नॉर्थ और सेंट्रल जो इलाका है, उसमें थोड़ी-सी और जागृति होनी चाहिए साहित्य के प्रति। जागृति ऐसे होनी चाहिए कि आप बंगाल में चले जाइए जैसे रवींद्र जयंती जब होती है या काज़ी नज़रुल इस्लाम साहब की जब जयंती होती है, तो मतलब बिल्कुल आँख बंद करके बिना किसी धर्म की बात सोचे, बिना किसी तरह की बात सोचे आप जो सेलिब्रेशन होता है, घर-घर में दोनों की फ़ोटो मूर्तियाँ लगती हैं। दोनों की बराबर इक्विवेलेंट जयंती बनती है, काज़ी नज़रुल इस्लाम साहब की भी और इनकी भी रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब की। और वो जयंती जब मनती है तो वो लगता है कि कुछ हो रहा है। पूरा बंगाल सज जाता है, लाइटें और कहाँ जगह-जगह कार्यक्रम हो रहे होते हैं। जैसे दशहरे में होता है इधर या दुर्गा पूजा या जैसे गणपति में हो रहा है, उस तरह से उत्सव के लेवल पे मनाया जाता है। लेकिन हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है, ये जो हिंदी भाषी तथाकथित क्षेत्र है, उसमें कोई उत्सव ऐसा नहीं होता। हम दिनकर जी की जयंती वैसे नहीं मनाते हैं, हम निर्मला जी की जयंती वैसे नहीं मनाते हैं, महादेवी जी की जयंती नहीं मनाते हैं या हम कोई ऐसा फेस्ट नहीं करते हैं जहाँ इन सब की जयंती मनाई जाए, इन सब के बारे में बात हो, इन सब के नाम पर एक प्रोग्राम हो। तो अगर साहित्य की तरफ से देखें तो ये कमी मुझे मुझे नज़र आती है, ये नहीं कर पाए हम लोग और मैं इसमें कोई प्रयास भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन किया जा सकता है, करना चाहिए। मतलब बंगाल में एक-एक घर, एक-एक बच्चा परिचित है इन लोगों के नाम से, साहित्यकारों के नाम से, संगीतकारों के नाम से। किन्हीं का भी नाम ले लीजिए वहाँ, तो हर कोई जानता है कि उन्होंने क्या लिखा है। लालन फ़कीर हैं, बिल्कुल वो सूफ़ी मूड के संत थे, उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी है। तो उन सब की जयंती मनती है और जब मनती है तो मैंने कहा ना कि घर-घर में उत्सव हो रहा होता है। जो जैसे वो क्या कहते हैं ना कि रामचंद्र जी जब वहाँ से लौटे थे अयोध्या तो दिवाली मनी हर घर-घर में उत्सव। तो वही स्थिति होती है हमारा भी जयंती पर और काज़ी नज़रुल इस्लाम की जयंती पर। लेकिन अपने यहाँ नहीं होता हिंदी भाषी में। तो थोड़ा-सा ये कम है। ये और ज़्यादा हो और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे और ज़्यादा लोग सुगंध मैंने कहा ना हर मिट्टी की अपनी सुगंध है। तो वही है कि आप कितना राइट। कैरी कर पाते हो उसको। अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा कैरी कर पाएँगे। क्योंकि आप देखिए ना जी, जी। बंगाल के जो बच्चे हैं, बंगाल से निकला हुआ हर बच्चा या तो उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है या गाना आता है या डांस जी, आता है। कुछ ना कुछ एक कला उसको आती है, पेंटिंग आती है। कुछ ना कुछ कला आती है जी। क्योंकि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी खुद ही सब कुछ करते थे। वो पेंटर भी थे, वो दार्शनिक भी थे, वो म्यूज़िशियन भी थे, वो लेखक भी थे, सब कुछ थे। तो वहाँ के बच्चे देखिए आप कि वहाँ चूँकि संस्कृति और साहित्य को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो हर घर का हर बच्चा वहाँ का निकलता है तो कुछ ना कुछ उसको आता रहता है। कोई माउथ ऑर्गन बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई गिटार बजाता है या कोई गा रहा होता है, पेंटर है, डांसर है, कुछ ना कुछ कला आती ही है।
तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा हिंदी बिल्डर थोड़ी-सी पीछे गई है ये सब चीज़ें। जी, जी। राइट सर एंड थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली सर यूथ को? मैसेज जो मैं देता हूँ वो अ, कुमार विश्वास सर के शब्दों में देता हूँ, 4 लाइन का मैसेज है। और ये प्रैक्टिकली मैंने जो जो हमारी अभी जो बातचीत हुई उसमें भी कई बार ये चीज़ जब मैं चारों लाइन सुनाऊँगा तो आपको लगेगा कि उसी क्रम में हूँ, क्योंकि मैं जब कुमार सर से पहली बार मिला था तो उन्होंने वही वही लिख के दिया था मुझे और आज तक वो है और आगे भी रहेगा मेरी लाइफ में। और ये चीज़ जो है ये सब सब में होना चाहिए। उसकी लाइन है कि एक पावन शिवाला बनो तो सही, एक पावन शिवाला बनो तो सही, जी, लोग पढ़ लेंगे तुमसे सबक प्यार का, लोग क्या पढ़ बात लेंगे तुमसे सबक प्यार का, प्रीत की पाठशाला बनो तो सही। तो क्या बात अपने है आप को सर! इस योग्य बनाइए कि लोग आपको पढ़ें, लोग आपको जानने की कोशिश करें और आपको जानने की जब कोशिश करें, तो उनको जी, अच्छी चीज़ें मिलें ज़्यादा। इसकी कोशिश कीजिए, इसके लिए जो भी प्रयास आपको करने चाहिए वो सब करिए और जिस दिन आप अपने आप को शिवाला बना लेंगे, उस दिन बाहर आपसे मिलने वालों की, आपको जानने की इच्छा रखने वालों की लाइन लग जाएगी और वही आपकी सफलता है। अगर आपको लोग जानना चाहने लगे हैं, तो वो आपकी सफलता है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही शुक्रिया, अच्छा बहुत अच्छा लगा लगा आपसे आपके कार्यक्रम मिलकर। पर, बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम आपका ऐसे ही चलता रहे, लगातार सिलसिला चलता रहे। आप बहुत बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू करती हैं। मुझे मौका मिला ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा सौभाग्य है सर, आप जैसी शख्सियत से रूबरू होना और सीखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इट बहुत-बहुत वाज़ अ शुक्रिया, ग्रेट बहुत-बहुत, एक्सपीरियंस विद यू। बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।